यस सर। जी सर आ रही। सो चलें स्टार्ट करते हैं क्विकली। पहला क्वेश्चन जो है वो ये मुस्तजाब की तरफ से है और वो ये कह रहे हैं कि मोमेंट 3 M3 रिलीजेस जो हैं एंड रिलीजेस वो हम सेकेंडरी बीम्स को असाइन करते हैं और वो ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जो हमारी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं इनमें हम देखते हैं कि जो reinforcement of primary and secondary beams is connected both RC beams. So should we provide M3 and releases or not? Obviously इस सूरत में नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए बिकॉज अगर आपकी जो बीम्स हैं अगर आरसी बीम्स हैं और वो सेकेंडरी बीम्स की रिइंफोर्समेंट प्राइमरी बीम्स में जा रही है तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली मोमेंट जो है वो फिर भी ट्रांसफर होगा सेकेंडरी से प्राइमरी के ऊपर। तो प्रिंसिपल तो ये है कि हम मॉडलिंग के दौरान हर वो रियल बिहेवियर अकाउंट करना चाहते हैं जो असल में हो रहा है। तो वी मॉडल बेसिकली व्हाट वी कंस्ट्रक्ट और वी कंस्ट्रक्ट व्हाट वी मॉडल। सो ये प्रिंसिपल अगर जहन में रखें तो इस सूरत में जाहिर है कि अगर आपको मालूम है कि डिटेलिंग ऐसी हुई भी है कि एक बीम से दूसरी बीम पे मोमेंट ट्रांसफर हो रहा है तो फिर मॉडलिंग के अंदर भी आप M3 रिलीज नहीं देंगे। सो आई होप कि ये पहला क्वेश्चन तो बड़ा क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ आई है सबको? यस सर। सो मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने के लिए मे बी मैं एक्स्ट्रा कोई स्लाइड्स जो हैं वो बना लेता हूँ, प्लेन स्लाइड्स, ताकि जो लिखना हो वो मैं इस पे लिख लूँ। सो मे बी चलें। सो M3 रिलीज किसी सूरत नहीं दी जाएगी अगर आपको ये मालूम है कि आपका जो मोमेंट है वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। सो पहला तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद वो ये कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं क्विक आपको एक क्या कहना चाहिए कहानी सुनाता हूँ या एक एग्जांपल देता हूँ इस प्रिंसिपल की कि वी कंस्ट्रक्ट व्हाट वी मॉडल और वी मॉडल व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड। आपको पता है ऑलरेडी कि ये हमारे पास आइडियलाइज सपोर्ट कंडीशंस होती हैं बीम्स के लिए या किसी भी एलिमेंट्स के लिए। तो अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमारे पास हमें पता है कि हमारा इस सिंबल का मतलब है कि मोमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है अगर 2 डायमेंशन में बात करें तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है, 2 ट्रांसलेशंस और एक मोमेंट हर नोड के ऊपर अगर 2D फ्रेम एलिमेंट की बात करें। तो ये जो सिंबल है जो आइडियलाइज्ड हिंज सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल बेसिकली कह रहा है कि ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अलाउ नहीं है और ये तीसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर जो मूवमेंट है वो अलाउड है। ये जो कह रहा है कि इसमें जो अपना रोलर सपोर्ट है ये कह रही है कि सिर्फ ये एक वाहिद डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो अलाउ नहीं है, बाकी 2 अलाउ हैं। ये जो इजम्पशंस हैं ये रियल केस में बहुत ज़्यादा जो है वो इनएक्यूरेट हो सकती हैं और आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि ये इजम्पशंस रियल सपोर्ट जो होती हैं वो हमेशा इन आइडियलाइज्ड इजम्पशंस के कहीं दरमियान में होती हैं। सो रियल जो सपोर्ट्स होंगी स्ट्रक्चर की किसी बीम की वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में उसको बिल्कुल ही वो जो है वो अलाउ नहीं करेगी। उस डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी कोई फाइनाइट स्टिफनेस होगी उस कनेक्टिंग एलिमेंट की जिसने सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है आपके स्ट्रक्चर को। सो लिहाजा हमारी रियल जो सिचुएशन होती है सपोर्ट्स की वो ये फिक्स सपोर्ट या पिन सपोर्ट या रोलर सपोर्ट के कहीं दरमियान में होती है और हम कई दफ़ा उस दरमियान वाली सिचुएशन को एक्सप्लिसिटली मॉडल करना चाह रहे होते हैं तो फिर हम स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, लीनियर स्प्रिंग्स या नॉन लीनियर स्प्रिंग्स। लास्ट हमने डिस्कशन में देखा था कि हम ज़्यादा रियलिस्टिक होना चाह रहे होते हैं और हम रिलाई नहीं कर रहे होते कि ये आइडियल सपोर्ट्स हमारे स्ट्रक्चर की सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। सो मेरे एडवाइज़र ने एक दफ़ा वो एक विज़िट पे थे
तो एक जो कंपनी थी वो स्टील डिज़ाइन की कंपनी थी और वो कोई रियल प्रोजेक्ट के विजिट के दौरान उन्होंने कुछ बीम्स उनको दिखाई और वो बीम्स जो थी वो बिल्कुल ही आइडियली एक दूसरे के ऊपर सपोर्ट हुई हुई थी, यानी उनको बिल्कुल ही यूं समझ लें कि सिंपली सपोर्टेड वाली कंडीशन उनकी ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के फुलफिल की गई थी उस रियल प्रोजेक्ट में। सो मेरे एडवाइजर ने मुझसे पूछा कि आपने कभी रियल ये जो सपोर्ट्स हैं ये देखी हैं? सो मैंने कहा कि नहीं, रियल में तो ये तो आइडियलाइजेशंस हैं, रियल में तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होती। तो फिर मुझे उन्होंने बताया और वो फिर एग्जाम्पल भी दी कि उस स्टील बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने वाकई रियल हिंज सपोर्ट्स किसी बीम्स को और रोलर सपोर्ट्स जो है वो प्रोवाइड की हुई थी। यानी अगर ये एक रियल बीम जा रही है स्टील की, तो वाकई उन्होंने उसके नीचे जो सपोर्ट है वो रोलर की फॉर्म में बनाई हुई थी। और जो हिंज है उसमें ज़ाहिर है स्टील में हिंज सपोर्ट देना भी आसान है कि आप वो पिन जॉइंट के जरिए हिंज भी दे सकते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा उस कंपनी से कि यार ये तो आप ने जो है ना बड़ी एफर्ट की हुई है सिर्फ मॉडल के जो है वो सिमुलेट करने के लिए या उसको दिखाने के लिए, आपके लिए बड़ा इजी था कि आप इनको वेल्ड कर देते या इनको जो नॉर्मल बोल्टेड या रिवेटेड जॉइंट्स हैं जो भी टिपिकल प्रैक्टिस है उसको फॉलो करके कनेक्शन बनाते। और बल्कि उस सूरत में तो होता ही है कि आपकी कोई फाइनाइट स्टिफनेसेस भी मिल जाती उन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को भी जो अलाउड है, यानी वो भी थोड़ी सी रिस्ट्रेंट हो जाती और इस सूरत में स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा रिडेंडेंसी आ जाती। और रिडेंडेंसी का मतलब है कि स्ट्रक्चर को अल्टरनेट लोड पाथ मिल जाते, वो ज़्यादा सेफ हो जाता। सो उनका आंसर जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और वो एग्जैक्टली ये बात थी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया बात, कि उन्होंने कहा कि हमें वो जो एक्स्ट्रा सेफ्टी है या जो एक्स्ट्रा यूं समझ लें कि स्ट्रेंथ मिलेगी कनेक्शंस को टिपिकल बना देने से और ये स्पेशली ज़बरदस्ती आइडियल सपोर्ट्स को फॉलो ना करने से, वो हमें देखें किस कॉस्ट पे मिल रही है। वो कॉस्ट है कि हमारा जो और सारा का सारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस है वो रिलायबल नहीं रहेगा। जाहिर है वो एनालिसिस तो बेस किया गया इन आइडियलाइज्ड सपोर्ट्स पे, तो हम जो एडिशनल स्ट्रेंथ हासिल कर रहे हैं वो एक यूं समझ लें कि लाइल्मी की कीमत पे हासिल कर रहे हैं। सो हमें वो नहीं चाहिए एडिशनल स्ट्रेंथ, हमें कम स्ट्रेंथ पे ही हमारा गुजारा चलेगा, लेकिन हमें ये चाहिए कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो हमें कॉन्फिडेंस चाहिए कि वो एक्यूरेट हों। सो लिहाजा हमने किया ये है कि हमने रियल स्ट्रक्चर भी उसी तरह कंस्ट्रक्ट किया है जैसे मॉडलिंग में एज्यूम किया था। तो हमने इंश्योर किया है कि जो रोलर सपोर्ट है वो रोलर की तरह ही बिहेव करे रियल स्ट्रक्चर में, और जो पिन सपोर्ट है वो पिन की तरह ही बिहेव करे, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल हो जाएं और हमें कॉन्फिडेंस हो कि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो वाकई स्ट्रक्चर का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर रही हैं। सो लिहाजा हमें रिलायबिलिटी पर और अपने कॉन्फिडेंस पर ज़्यादा मतलब हमें चाहिए, ना कि हमें एक यूं समझ लें कि स्ट्रेंथ ऐसी दे दी जाए कि जो हमें जिसको हम समझ ना सकें, जिसको क्वांटिफाई ना कर सकें। उस एडिशनल स्ट्रेंथ का हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें नहीं चाहिए। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है इस फैक्ट की कि आपने किस तरह से दोनों मॉडल को भी और रियल कंस्ट्रक्शन को भी एक जैसा बनाना है, और दोनों का मकसद ये है, मॉडलिंग का मकसद ये है कि आप रियल बिहेवियर को सिमुलेट कर सकें। सो कई दफ़ा हम सोफिस्टिकेशन के चक्कर में पड़ते हुए रियल बिहेवियर से दूर हो जाते हैं, और कई दफ़ा जो है वो हम ये भी नहीं कर सकते कि हम जो है वो रियल कंस्ट्रक्शन की लिमिटेशंस जो हैं उनको इग्नोर कर दें मॉडलिंग में। सो ये एक हमने ख्याल रखना होता है दोनों चीज़ों का। सो ये मुझे यहाँ से याद आया कि जब इन्होंने पूछा कि अगर मोमेंट ट्रांसफ़र जो है वो हमें पता है कि हो रहा है, तो फिर क्या एंड रिलीजेस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसी सीरीज में है, वो ये जिनके ये क्वेश्चंस हैं वो आ गए हैं ऑनलाइन, आ गए हैं या नहीं आए अभी? आई थिंक जी नहीं सर।
आ गया गए हूँ हैं। सर। सो मुझे साथ साथ फीडबैक भी देते जाएं, अगर कोई आपका काउंटर क्वेश्चन है वो साथ साथ बताते जाएं कि ये ओके है या कोई फर्दर ओके आपको सर। क्लैरिफिकेशन चाहिए। ओके सर। फिर आप ये कह रहे हैं कि इफ वी प्रोवाइड एंड रिलीजेस एट द बॉटम ऑफ कॉलम इन ट्रांसफर गर्डर, हाउ विल वी डिटेल इट प्रैक्टिकली? विल वी recommend that reinforcement won't be connected lapped at the joint? प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप चाहते हैं कि मोमेंट ट्रांसफर ना हो, ये आपका कॉलम है और ये लेट से रेस्ट कर रहा है एक बीम के ऊपर, और आप ये चाहते हैं कि मोमेंट ट्रांसफर ना हो बीम पे, कॉलम का जो मोमेंट है ये वाला। सो आपका क्वेश्चन है कि इसको डिटेल कैसे करेंगे? ये इंश्योर करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि डिटेलिंग ऐसी हो कि ये इंश्योर हो कि इस कॉलम की जो रोटेशन है वो बीम को रोटेट जबरदस्ती ना करवाए। सो ये कॉलम सिर्फ रेस्ट करे बीम के ऊपर। सो अगर आप इस तरह की रीइंफोर्समेंट देते हैं कि जिसमें कॉलम के अंदर से रीइंफोर्समेंट निकल के बीम के अंदर जा रही है, तो फिर तो मोमेंट ट्रांसफर होंगे, फिर तो कॉलम की रोटेशन बीम को भी बेंड करेगी। सो लिहाजा आप मिनिमम रीइंफोर्समेंट सिर्फ जो कि वर्टिकल लोड को ट्रांसफर करने के लिए चाहिए वो एम्बेड करवाएंगे। जो मोमेंट की मेन रीइंफोर्समेंट है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है, वो एम्बेड नहीं करवाएंगे। आप रीइंफोर्समेंट को उतना कम कर देंगे कि ये इंश्योर हो जाए कि अगर ये कॉलम मूव होता है तो यहां पर रियल हिंज बन जाए, यानी यहां पर यील्डिंग हो जाए। देखें, जो रियल हिंज बनना है वो बेसिकली क्या है कि किसी भी और एक्शन के होने से पहले यहां पर इस पॉइंट पर यील्डिंग हो जाए। तो यहां की जो मोमेंट कैपेसिटी है कॉलम की, इस पॉइंट की जहां पर आपने हिंज बनवानी है, वो कम कर देंगे इस तरह के आपकी अगर कॉलम बेंड होगा तो यहां पे यील्ड हो जाए। सो ये यील्ड हो जाएगा तो ये एक तरह का यहां पे हिंज सपोर्ट बन जाएगी या इंटरनल पिन बन जाएगी। ठीक है। सो आपने रीइंफोर्समेंट कट करनी है इस तरह कि आपकी मोमेंट कैपेसिटी रिड्यूस हो जाए बाकी कॉलम से, और बाकी कॉलम की निस्बत अगर ओवरऑल मोमेंट आता है, कोई लोडिंग ऐसे आती है तो यहां पर हिंज बने, लेकिन वो हिंज मोमेंट कैपेसिटी इतनी रिड्यूस नहीं करनी कि कॉलम की वर्टिकल लेटरल लोड रेजिस्टिंग कैपेसिटी पर फर्क पड़ जाएगा। तो कॉलम को आपने वर्टिकल लोड ट्रांसफर करवाना है, मोमेंट ट्रांसफर नहीं करवाना। लिहाजा अभी एग्जैक्टली ड्रॉ करके या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो डिटेलिंग के कोड में आपको मिलेंगी, लेकिन उनके पीछे जो प्रिंसिपल है, जो बार्स आपने इतनी कट करनी है इतनी नहीं करनी, प्रिंसिपल यही है कि मोमेंट की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाए इस क्रॉस सेक्शन पे, और अगर सीवियर लोडिंग आती है तो सीवियर लोडिंग के नतीजे में कॉलम फेल हो जाए इस पॉइंट पे, ना कि वो ट्रांसफर करके बीम को यील्ड करवा दे। ठीक है। ओके सर, मतलब हम वर्टिकल लोड कॉलम को ट्रांसफर करवा रहे हैं, मोमेंट्स ट्रांसफर नहीं करवा रहे मोमेंट वहां पे, ट्रांसफर नहीं मतलब करा रहे, तो ठीक। सिर्फ M3 हिंज दे रहे हैं, बाकी 5 की 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसफर हो रही हैं। ओके ठीक है, सर। बाकी जो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें हैं। सो देखें ना, अगर आप लेट से इतनी रीइंफोर्समेंट तो एम्बेड करवाएंगे ना कि अगर जो लेटरल फोर्स है कॉलम के अंदर, जो शियर फोर्स है, जो कॉलम की शियर फोर्स है, वो बीम के लिए एक्सियल लोड है ना, जी तो सर। वो तो ट्रांसफर करवाना ही करवाना है। इसी तरह कॉलम का जो वर्टिकल लोड है वो भी बीम के ऊपर वर्टिकल लोड के तौर पे आएगा, वो भी ट्रांसफर करवाना है। सो कॉलम के शियर और वर्टिकल लोड्स या बाकी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्शंस हैं वो ट्रांसफर करवाने हैं, सिर्फ जो मोमेंट है वो ट्रांसफर नहीं करवाना। ओके सर। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि अगर बीम के दोनों एंड्स के ऊपर M3 रिलीज दे दी जाए, एंड व्हेन वी प्रोवाइड M3 रिलीजेस एट बोथ एंड्स ऑफ बीम्स अटैच टू कॉलम्स। सो कुछ इस किस्म की आप सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि यहां पर भी एंड रिलीज है, यहां पर भी एंड रिलीज है, तो डज द रीइंफोर्समेंट इन बीम इंक्रीज और डिक्रीज? देखें, मोमेंट फिर इस बीम में नहीं होगा, पहले तो ये देख लें कि आपने फिर इसको बेसिकली इस बीम को फिर बीम नहीं रहने दिया, आपने इसको ट्रस एलिमेंट बना दिया। ठीक है। ये बाय द वे बड़ा रेयर केस है कि आप बीम के दोनों सिरों पे दे दें जो मेन बीम होती है। आमतौर पे दोनों एंड्स के ऊपर जो M3 रिलीज होती है वो ब्रेसेस के केस में होती है या स्ट्रट्स के केस में होती है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं।
मसलन जैसे अगर इसका डायगोनल एलिमेंट कोई होता तो उसके एंड पे हो सकती थी। लेकिन लेट्स से किसी भी सूरत में अगर आप दोनों एंड्स के ऊपर M3 रिलीज दे रहे हैं, मतलब आप कोई भी मोमेंट उस एलिमेंट के अंदर अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। सो इसका मतलब है फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट की तो उस एलिमेंट में जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ एक्सियल लोड ले सकता है वो ट्रस एलिमेंट, ठीक है। वो कनेक्ट ही इस तरीके से हुआ है कि उसके ऊपर सिर्फ एक्सियल कंप्रेशन या टेंशन आएगी, और जाहिर है कि दोनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, मोमेंट नहीं होगा, मोमेंट फ्रीली अलाउड होगा। सो लिहाजा इस सूरत में रीइंफोर्समेंट आई थिंक रिड्यूस होगी, बिकॉज जो मोमेंट रीइंफोर्समेंट है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, वो उसकी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सो जो एक्सियल लोड का क्राइटेरिया वो फिर रीइंफोर्समेंट को गवर्न करेगा। सो मैं अगर ज्यादा रियलिस्टिक एग्जांपल दूं तो वो ब्रेस की होगी या स्ट्रट की होगी, कि मेन बीम और कॉलम है और फिर उनके बीच में लेट से ये एक स्ट्रट है और इसको आपने दोनों एंड्स के ऊपर लेट से वो दिया हुआ है, एंड रिलीज दिया हुआ है M3। सो इस सूरत में जाहिर है कि इस ब्रेस के अंदर जो भी एक्सियल लोड आ रहा है, इसकी रीइंफोर्समेंट का फैसला उस एक्सियल लोड पर होगा, कोई मोमेंट इसमें नहीं होगा। सो लिहाजा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसकी रीइंफोर्समेंट एक टिपिकल बीम की रीइंफोर्समेंट से कम होगी। फिर वो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन 4 इज, और फिर आगे भी कंटिन्यू कर रहा है कि while modeling infill masonry walls as struts, what are the general practical values of compression limits that we need to put in the program, and should the tension limit check box be unchecked while modeling masonry? मेसनरी की मॉडलिंग वैसे तो नॉन लीनियर मॉडलिंग का टॉपिक है, सो कुछ इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट आपको अभी नहीं है नॉन लीनियर मॉडलिंग का। लेकिन मैं फिर भी इसमें क्विक आपको एक आइडिया देता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लें कि मेसनरी को नॉन लीनियर मॉडल करने की ज़रूरत क्यों है। रियल मेसनरी का बिहेवियर अगर आप देखें तो वो ये है कि लेट्स से ये आपके पास अगर फ्रेम है और उसमें ये मेसनरी का पैनल है, इसमें अगर आप ये देखें कि इस पैनल का जो बिहेवियर है वो क्या है कि अगर लेटरल लोड्स आता है इस फ्रेम के ऊपर तो ये पैनल जो है इस फ्रेम की स्टिफनेस में कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन वो जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल एंड तक नहीं है, ठीक है। यानी अगर आप इस लोड को कह दें कोई फोर्स है ये, और बेस शियर जो कि इस फोर्स के बराबर ही होगी, और जो डेफॉर्मेशन है इस फ्रेम की, इनके दरमियान एक रिलेशनशिप प्लॉट करें V और डेल्टा के दरमियान, और लेट्स से कि ये फ्रेम भी नॉन लीनियर है, और लेट्स से कि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो ये रिलेशनशिप जो है वो इस तरह का होगा कोई। मेसनरी इनफिल वॉल्स जो हैं जो इसके अंदर हैं, ये फ्रेम की स्टिफनेस में कंट्रीब्यूट करेंगी बस कहीं यहां तक, स्टार्ट तक, बहुत थोड़ी बेस शियर या बहुत थोड़ी फोर्स तक इन मेसनरी इनफिल वॉल्स का जो है वो कंट्रीब्यूशन होगी। उसके बाद ये क्रैक कर जाएंगी, ये इस तरह की शियर क्रैकिंग हो जाएगी इनकी पैनल्स की, और इस क्रैकिंग के बाद ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हैं ही नहीं मॉडल के अंदर या रियल स्ट्रक्चर के अंदर। सो ये बिल्कुल फ्रेम का साथ छोड़ जाएंगी। सो इस पॉइंट के बाद फ्रेम की ही स्टिफनेस जो है वो आगे चलेगी, लेकिन इससे पहले पहले तक, क्रैकिंग होने से पहले पहले तक, फ्रेम और वॉल दोनों मिलके रेजिस्ट करेंगे अप्लाइड लोडिंग को। सो ये बिहेवियर कि आप किसी खास लोडिंग तक तो कोई स्टिफनेस रख रहे हैं और उस लोडिंग से ज्यादा वैल्यू हो गई तो सडनली आपकी स्टिफनेस जीरो हो गई, ये बिहेवियर तो बड़ा जो है वो नॉन लीनियर काइंड ऑफ बिहेवियर है कि आपकी फोर्स और यू के दरमियान, या इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स और यू के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस किस्म का है, ऐसे कि आप लीनियर रहे लेकिन जैसे एक वैल्यू से बढ़ गई फोर्स तो आप फौरन ही जीरो पर आ गई आपकी स्टिफनेस। सो अब ये बड़ा ट्रिकी जो है वो बिहेवियर है, ब्रिटल बिहेवियर है एक तो पहले, और दूसरा ट्रिकी इस तरह है कि रियल अर्थक्वेक के केस में आपका जो स्ट्रक्चर है वो लेट से हो सकता है इस डेल्टा तक जाए, तो जाहिर है कि आपके ये जो मेसनरी का बिहेवियर है ये शुरू में पार्टिसिपेट करेगा फिर साथ छोड़ जाएगा। लेकिन
जो अगर आप देखें जो मॉडल एनालिसिस होता है उसमें तो के जो है मैट्रिक्स, अगर आपने मेसनरी को किसी तरह मॉडल कर दिया इलास्टिक मॉडल के अंदर, तो वो मेसनरी तो के मैट्रिक्स में शामिल हो गई। और अगर लीनियर मॉडल है तो F इज इक्वल टू के यू फॉलो करेगा। और इसका मतलब ये है कि ये बाय डिफॉल्ट ये इजम्पशन हो जाएगी लीनियर मॉडल में, अगर मेसनरी डाल दी तो ये इजम्पशन बाय डिफॉल्ट हो जाएगी कि कोई भी यू के ऊपर जो के है वो वही कांस्टेंट रहेगा। असल में तो ऐसा नहीं है। हमें पता है कि मेसनरी बड़ी ब्रिटल एक स्ट्रक्चर है, एक एलिमेंट है, और ये एक बहुत थोड़े लोड के ऊपर क्रैक करता है और क्रैकिंग के बाद कोई इसका पोस्ट यील्ड बिहेवियर नहीं है। ये बस क्रैक के बाद सीधा नीचे फेल हो जाता है और इसकी स्टिफनेस समझ लें जीरो हो जाती है। सो इसका मतलब है कि मेसनरी को लीनियर मॉडल में तो मॉडल करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि लीनियर मॉडल में ये खुद से इजम्पशन हो जाएगी कि आपका जो के मैट्रिक्स है जो मेसनरी को इंक्लूड करके बनाया गया है वो हमेशा सेम रहेगा। असल में वो सेम नहीं रहेगा, वो बहुत थोड़ी सी लोड के बाद रिड्यूस हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर। सो मेसनरी को लाजमन नॉन लीनियर मॉडल में इंक्लूड करना चाहिए, और नॉन लीनियर मॉडल में ये जो इसका असल बिहेवियर है ये मॉडल को बताना चाहिए, हमें देना चाहिए कि मेसनरी को काउंट करो लेकिन एक खास लोडिंग तक करो, उसके बाद समझो कि जैसे ये है ही नहीं। सो ये बिहेवियर आप इसमें देंगे। अब सेफ इजम्पशन क्या है? नॉन लीनियर मॉडलिंग तो नहीं कोई सीख सकता, हमारे प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के। सो लिहाजा सेफ इजम्पशन ये है कि आप उस इनिशियल जो थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन आपको मिल रही है इस रेंज में उसको भी इग्नोर कर दें और लीनियर मॉडल बनाएं बगैर मेसनरी के को मॉडल किए हुए। आई होप आपको बात समझ आ रही है। जी सर, समझ आ रही है। ओके, सो लिहाजा मेसनरी को लीनियर मॉडल में नहीं मॉडल कर सकते, ये बड़ी रॉन्ग इजम्पशन होगी। सो एक तरीका ये हो सकता है जिसके बारे में ये क्वेश्चन है इनका, कि एक कंप्रेशन और टेंशन लिमिट्स के नाम से ऑप्शन है ई टैब्स में, और ये नॉन लीनियर मॉडलिंग की ऑप्शन है आइडियली अगर देखा जाए तो। सो वो ऑप्शन ये है कि आप ये बता दें कि मेरा ये जो फ्रेम एलिमेंट है, लेट्स से ये एक फ्रेम एलिमेंट था, सो आप ये बता दें कि एक्सियल डायरेक्शन में ये मैक्सिमम टेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी ले सकता है। ठीक है, ये आप नंबर खुद दे दें। पहले तो बाय द वे सेलेक्ट करें ना कि आपने ये नंबर देना है या नहीं देना किसी फ्रेम को, और अगर देना है तो फिर लेट से आप टी मैक्स को चेक करते हैं तो आपको टी मैक्स को ही देना पड़ेगा। तो जो टी मैक्स आप देते हैं लेट से 100 किप या किलो न्यूटन, तो सॉफ्टवेयर ये करेगा कि सिर्फ जो एक्सियल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी कोरिस्पॉन्डिंग टू ये जो दोनों नोड्स हैं इस फ्रेम के, सिर्फ उस एक्सियल डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरिस्पॉन्डिंग जो एक्सियल फोर्स है उसको चेक करता रहेगा। अप्लाइड लोडिंग की वजह से जो आने वाली फोर्स है उसको चेक करता रहेगा इस 100 के नंबर से। सो लेट से आप कोई कंप्रेशन नहीं देते, उसको अनचेक ही रखते हैं, सिर्फ टेंशन देते हैं और वो देते हैं 100 के, और ये प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं इस फ्रेम को। तो अब सिंपली क्या होगा कि अप्लाइड लोडिंग के आने की वजह से जो टी प्रोड्यूस होगा, अगर मैं उसको टी डिमांड कह दूं, तो ये बेसिकली मैंने जो 100 किप दी है ये टी कैपेसिटी है। ठीक है, सो टी कैपेसिटी और टी डिमांड आपस में कंपेयर होना शुरू हो जाएंगे अप्लाइड लोडिंग की वजह से जो टी डिमांड आ रहा है। सो जैसे ही आपका ये जो टेंशन में डिमांड जो है वो कैपेसिटी से इंक्रीज करेगी तो उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टिफनेस है वो जीरो हो जाएगी। यानी दूसरे मानों में ऐसे है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो एलिमेंट, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता सिर्फ एक्सियल डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग। बाकी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन टेंशन और कंप्रेशन लिमिट से। सो अब क्वेश्चन ये है कि आप मेसनरी को कैसे मॉडल करते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन। मैंने उसमें जिक्र किया है कि एक मेसनरी को मॉडल करने का जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप स्ट्रट्स लगाएं, 2 स्ट्रट लगा दें, और वो स्ट्रट जो हैं यानी ट्रस एलिमेंट्स हों, उनमें कोई मोमेंट ना हो। ठीक है, सो मेसनरी के ऊपर जो टेस्टिंग हुई है उसने हमें शो किया है या बताया है कि इनका जो बिहेवियर है वो इस तरह डायगोनल क्रैक्स उसमें आते हैं, यानी दूसरे मानों में साइक्लिक लोडिंग की अगर बात करें तो डायगोनल क्रैक्स आते हैं।
दूसरे मानों में होता ये है कि लेट्स से अगर ये एक फ्रेम है और इसमें मेसनरी का पैनल है, तो होगा ये कि जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो एक मेसनरी के अंदर ही एक एक्टिव जोन होगा, ठीक है, ये वाला जोन, जो कि एक तरह का एक स्ट्रट की तरह काम करेगा। और जैसे ही ये फोर्स इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इस स्ट्रट की कंप्रेशन कैपेसिटी से बढ़ जाएगी, तो ये स्ट्रट क्रश कर जाएगा। तो ये जो बाकी हिस्सा है मेसनरी पैनल का, ये इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इस लोड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को। और इसी तरह अगर लोडिंग दूसरी तरफ लगाई जाए इस डायरेक्शन में, तो वो जो स्ट्रट डेवलप होगा वो कुछ इस शेप का होगा। तो इससे हमें टेस्टिंग के रिजल्ट से हमें गाइडेंस मिली कि हम मेसनरी को मॉडलिंग में कैसे मॉडल कर सकते हैं। और वो इस तरह कर सकते हैं कि हम दो स्ट्रट लगा दें फ्रेम के अंदर, और ये ट्रस एलिमेंट्स हों, यानी कोई मोमेंट ना ले सकते हो, सिर्फ एक्सियल कंप्रेशन ले सकते हो। तो ये कंप्रेशन ओनली स्ट्रट हो जाएंगे, कंप्रेशन ओनली। कंप्रेशन ओनली मेंबर का मतलब होता है कि जो टेंशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो जब टेंशन फोर्स आएगी, लेट से मैं यूं फोर्स लगाता हूं, तो जाहिर है कि ये वाला जो स्ट्रट है ये कंप्रेशन में होगा और ये वाला स्ट्रट टेंशन में होगा, ठीक है। सो टेंशन, अगर इन दोनों को कंप्रेशन ओनली बिहेवियर दिया हुआ है, तो जब ये टेंशन में जाएगा तो ये ऐसे है जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता या कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा। तो अगर लेटरल फोर्स इस डायरेक्शन में होगी तो इन दो में से सिर्फ एक ये वाला जो है ये एक्ट करेगा, दूसरा वाला एक्ट ही नहीं करेगा। अगर लोडिंग इस तरफ से लगाई जाए तो फिर ये वाला कंप्रेशन बन जाएगा, दूसरा वाला जो है वो टेंशन बन जाएगा, और वो टेंशन वाला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एक करेगा। सो दोनों लेटरल फोर्सेस के अगेंस्ट एक वक्त में एक स्ट्रट जो है वो रेजिस्ट करेगा, दूसरा नहीं करेगा। सो ये आइडिया है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट डायगोनल स्ट्रट मॉडल फॉर मेसनरी। ये हम नॉन लीनियर वाले लेक्चर में देखेंगे। इस वीक में कोई नया लेक्चर नहीं अपलोड कर सका मसरूफियत की वजह से। सो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो कमिंग वीक आ रहा है इसमें किसी तरह लीनियर इलास्टिक मॉडलिंग वाला जो चैप्टर है इसको क्लोज करें ताकि नॉन लीनियर मॉडलिंग पर जाएं। सो इक्विवेलेंट डायगोनल स्ट्रट मॉडल है ये मेसनरी को मॉडल करने का, और इसका आइडिया ये है कि आप ट्रस एलिमेंट्स के जरिए मेसनरी को मॉडल करें। सो अब ये कंप्रेशन ओनली बिहेवियर कैसे दिया जाए यूजिंग दिस, जो भी आपकी ई टैब्स में ये जो ऑप्शन है टेंशन और कंप्रेशन की, वो ऑप्शन ऐसे यूज की जा सकती है कि पहले तो ये कि टेंशन को आप चेक करके उसकी लिमिट 0 दे दें, ठीक है, टी मैक्स इज इक्वल टू 0 ये कह दें। दूसरे मानों में वो मैक्सिमम टेंशन जो ये एलिमेंट ले सकता है वो 0 है, यानी दूसरे मानों में ये कोई टेंशन नहीं ले सकता, सिर्फ कंप्रेशन ले सकता है। अब क्वेश्चन ये है आपका कि वो कंप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कहां से आएगी। सो आपको इसको भी चेक करना है और सी मैक्स का भी कोई आंसर नंबर देना है, लेट्स से 100 किप। अब ये 100 किप जो है ये उस रियल जो कंप्रेशन स्ट्रट बनेगा आपके पैनल के अंदर उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए 100 किप। और इसका जो सबसे एक्यूरेट नंबर है सी मैक्स का जो आपने देना होगा, ये तो आ सकता है टेस्टिंग से सबसे एक्यूरेट नंबर। लेकिन लेट्स से कि आपके पास टेस्टिंग के रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होगा। उस सूरत में आपके पास डिफरेंट इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, और वो वही गाइडलाइंस हैं जो बेसिकली ये मॉडल प्रपोज करती हैं मेसनरी के लिए। सो ऐसी गाइडलाइंस हैं जिन्होंने हजारों मेसनरी के टेस्ट जो हैं वो रियल में किए और उनके रिजल्ट्स को जनरलाइज किया, और फिर हमें एक जो है वो यूं समझ लें कि हमें एक वो दिया कि रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स दे दिए कि अगर आपके मेसनरी की ये प्रॉपर्टीज हैं तो एम्पिरिकल एक्सप्रेशंस यूज करके ये जो प्रपोज की जा रही हैं इनसे आप अपने स्ट्रट्स की कैपेसिटीज मालूम कर लें। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट इस सिलसिले में है वो तो है फीमा 356, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी। ये इनके फीमा के बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके रेलेवेंट होंगे पीबीडी में। सो फीमा 356 जो है ये भी आपके ड्रॉप बॉक्स के फोल्डर में शामिल है, इसको चेक करें और इसमें मेसनरी के चैप्टर में चले जाएं। इसके बाद फीमा 356 के बाद जो इसका यूं समझ लें कि इसके बाद आया इम्प्रूव्ड वर्जन वो ASCE 41 है। हम बेसिकली अब ये वाला यूज करते हैं
नॉन लीनियर मॉडलिंग के लिए ये जो है ये भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अब जो लेटर स्टेजेस के ऊपर जो लेटेस्ट मेथड है वो ये है, ASC 41 की जो अप्रोच है। सो ये अप्रोच आपको एम्पिरिकल एक्सप्रेशंस देती है, जिससे ना सिर्फ ये कि आप ये पीक नंबर मालूम कर सकते हैं, बल्कि पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर मालूम कर सकते हैं मेसनरी के पैनल का, जो कि ये वाला बिहेवियर है जो मैंने ऊपर बनाया है, फोर्स डेफॉर्मेशन बिहेवियर। सो आप इसमें ऐसे एम्पिरिकल एक्सप्रेशन मिलेंगे आपको मेसनरी के चैप्टर में, जिसमें आप मेसनरी की थिकनेस यानी अपने वॉल की थिकनेस डालेंगे, आप अपने ब्रिक की इलास्टिक मॉडुलस डालेंगे, प्लास्टर अगर कोई है तो वो उसकी थिकनेस डालेंगे, और भी इसके अलावा जो मेसनरी की पैनल की हाइट डालेंगे, डायमेंशंस तो ज़ाहिर डालेंगे, पैनल की विड्थ डालेंगे, ठीक है। सो ये सारे जो बेसिक फीचर्स हैं आपकी मेसनरी के पैनल के वो डालेंगे, और आपको वो एम्पिरिकल एक्सप्रेशंस क्या देंगी कि आपका जो कंप्रेशन ओनली बिहेवियर है वो कैसा होगा। ये पूरा कर्व आपको मिल जाएगा, आपको ये स्लोप भी मिल जाएगी, आपको वो पीक पॉइंट भी मिल जाएगा जो कंप्रेशन का है बेसिकली, जो सी मैक्स है यहाँ पे, और टेंशन में इसका कोई हिस्सा नहीं होगा, यानी टेंशन में ये जीरो है। सो इसका मतलब है ये लाइन जो है ये इस तरह जाके फिर यूं फ्लैट हो जाती है, टेंशन में नहीं जाती। सो फोर्स वर्सेस डेफॉर्मेशन का जो रिलेशनशिप है एक स्ट्रट का, ये एक्सियल रिलेशनशिप है, यानी अगर आपने इस मेसनरी को एक स्ट्रट से मॉडल करना है और ये वो स्ट्रट है, तो ये स्ट्रट की फोर्स वर्सेस जो स्ट्रट का यू है उनके दरमियान रिलेशनशिप है, या डी से अगर डिनोट करें तो ये FD रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा उस स्ट्रट के लिए। सो लिहाजा आप सॉफ्टवेयर में जाके ये तो यहाँ पर तो आप डायरेक्टली अगर ये वाली ऑप्शन यूज कर रहे हैं लिमिट्स वाली, तो इसमें तो आप ये पीक नंबर पुट कर देंगे जो आपकी कैलकुलेशन से आएगा, ठीक है। और अगर आप दूसरा तरीका यूज कर रहे हैं, यानी देखें ना, ये तो एक तरीका है ना स्ट्रट को मॉडल करने का, कि आप यहाँ पे मोमेंट रिलीजेस दे दें चारों के, तो ये अब स्ट्रट बन गया, और फिर मोमेंट रिलीजेस देने के बाद आप इसको T मैक्स और C मैक्स भी दे दें। लेकिन आप ये भी तो कर सकते थे ना कि स्प्रिंग से या लिंक एलिमेंट से मॉडल कर लेते स्ट्रट को, या और कुछ नहीं तो नॉन लीनियर मॉडलिंग के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें स्ट्रट की अलग से एलिमेंट भी होता है, वो होता फ्रेम एलिमेंट ही है, लेकिन उसमें एम्बेड हुई होती हैं इंटरनल हिंजेस दोनों तरफ, तो वो स्ट्रट एलिमेंट यूज कर लें फॉर एग्जांपल। तो उस सूरत में जो स्ट्रट एलिमेंट को आपने फोर्स डेफॉर्मेशन बिहेवियर देना है, वो ये बॉटम पे जो राइट पर मैंने बनाया हुआ ये वाला आपने देना होगा। सो अब जाहिर है कि इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी रियल जो है वो मेसनरी के पैनल के लिए वो फार्मूला सारे एक्सप्लेन करूं और फिर आपके पास ये कर्व आ जाए। ये सारी जो छोटी डिटेल्स हैं ये आप तब इसको समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ सकते हैं, लेकिन इनमें तब जा सकते हैं जब रियल प्रोजेक्ट करें कोई, और उसमें आप ये मेसनरी को मॉडल करें। ओके सर, मैं डॉक्यूमेंट देख लूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट भी चेक करें और फिर मुझे कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इत्तेफाक से मेरे पास एक्सेल शीट जो है वो फीमा 356 की ऑलरेडी बनी हुई है, मेरे स्टूडेंट्स ने आई थिंक बनाई हुई है, जो जिसमें वो उस एक्सेल शीट में इसके सारे फार्मूला उन्होंने डाले हुए हैं, और उसमें आप सिर्फ ये बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं अपने पैनल की वो इनपुट करें तो आपको वो शीट दे देगी कि सॉफ्टवेयर में अगर स्ट्रट मॉडल करना पड़े तो स्ट्रट की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है तो आपके पास एक तरफ एक रियल पैनल है, ठीक है, पैनल की प्रॉपर्टीज हैं मेसनरी पैनल, और दूसरी तरफ आपके पास एक इक्विवेलेंट स्ट्रट है, ठीक है, जो मॉडल के अंदर है। तो इनकी प्रॉपर्टीज की कन्वर्जन आपने खुद करनी है मैनुअली। ये पैनल की जो है वो जितनी पैनल टाइप के होंगे उतने टाइप के स्ट्रट भी होंगे, ठीक है। सो मैं आपको किसी जब नॉन लीनियर मॉडलिंग करेंगे तो उस सूरत में मैं आपको रियल एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि ऐसी बिल्डिंग्स जिनमें ये स्ट्रट लगे हुए हैं, और फिर उन स्ट्रट्स की प्रॉपर्टीज में बैक जाके हम देखेंगे कि वो कैसे डिफाइन करवाए गए हैं। ठीक है सर, मैं ये डॉक्यूमेंट्स खुद पढ़ लेता हूँ, आप वो एक्सेल शीट भी शेयर कर दीजिएगा ना, तो फिर चलो ये आपने मुझे याद करा देना है मैसेज पर, तो मैं वो एक्सेल शीट भी शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। और सर एक और बात है कि कुछ क्वेश्चंस का आप मुझसे फीडबैक मांगेंगे, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा, इंटरनेट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तो ठीक है सर, आगे नेक्स्ट मूव।
सो अगला क्वेश्चन आपका ये है, आज का तो लगता है सेशन आप ही के क्वेश्चंस होंगे सारे। क्वेश्चंस फ्रॉम आईबीसी 2000 कि आईबीसी जो है वो आर की वैल्यू सजेस्ट करता है डक्टाइल और ऑर्डिनरी स्टील और कंक्रीट फ्रेम्स के लिए। अगर इफ वी आर डिजाइनिंग अ डक्टाइल स्टील फ्रेम, व्हाट पैरामीटर्स इंश्योर दैट कंस्ट्रक्टेड स्टील फ्रेम इज डक्टाइल लाइक फॉर आरसी फ्रेम, वी प्रोवाइड रीबार इन अ मैनर राइट फॉर डक्टिलिटी। स्टील जी का जो सर, मैं डिजाइन है वो तो जाहिर है कि वो स्टील का कोड गवर्न करेगा। कंक्रीट के केस में तो हमारी जो डिटेलिंग का कोड है वो इंश्योर करेगा कि आपने इनफ डक्टिलिटी प्रोवाइड की है या नहीं। स्टील के केस में आपका स्टील के कोड की रिक्वायरमेंट्स। सर मैं जनरली ये चीज़ पूछ रहा था कि जिस तरह आरसी फ्रेम्स के लिए तो हमें डिटेलिंग की इंफॉर्मेशन है ना कि रीबार्स आपने इधर कट करने हैं, इधर डालने हैं, मतलब कर्टेलमेंट वगैरह का। तो स्टील के केस में हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे तो सीधे सीधे स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं ना स्टील के। नहीं, उसमें भी देखे ना स्टील की टाइप्स होती हैं, और फिर इसके अलावा भी मेरा ख्याल है कि मुझे अब इसमें आइडिया नहीं है कि स्टील में मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स की कितनी टाइप्स हैं और वो किस बेसिस पे हैं, लेकिन इसका आंसर स्टील के कोड को देना चाहिए जो ओके स्टील का डिजाइन कोड है। सर। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ज्यादा ठीक है। कि स्टील की जो डिफरेंट मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स की टाइप्स हैं उनकी डक्टिलिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ओके सर। फिर आप कह रहे हैं व्हाट डज द आईबीसी 2000 मीन बाय एनालिसिस प्रोसीजर इन्वॉल्विंग स्टैटिक फोर्सेस विद डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड इन द एनालिटिकल मॉडल। इसका मतलब सिंपल ये है, देखें ये आप ज़हन में रखें कि कुछ साल पहले तक जिस दौर के ये कोड्स हैं उस दौर में फुल 3 डायमेंशनल मॉडलिंग करना और फिर उसके जो दोनों डायरेक्शंस के इफेक्ट हैं उनको अकाउंट करना, डायनामिक एम्प्लीफिकेशन को जो काउंट करेगा, वो उतने कॉमन नहीं थे। सो ये एक तरह का उन्होंने कंसिडर की शर्त लगाई है कि जब आप इस कैटेगरी में हैं डी, ई और एफ में, और फिर आप एनालिसिस प्रोसीजर जो यूज़ कर रहे हैं वो स्टैटिक फोर्स ही है, तो कम से कम ये करें कि आपका जो एनालिटिकल मॉडल है वो 3 डायमेंशनल जो उसके फीचर्स हैं उनको कैप्चर करता हो। ठीक है, सिंप्लीफाइड मॉडल ना हो, जो कि जो रियल 3 डायमेंशनल डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके, उनको वो जो है वो फुलफिल करता हो या पूरा करता हो। मतलब सो सर अगर आप हमने एक उसे मॉडल सिंप्लीफाइड 3D मॉडल में किया बना हो। लेंगे। जी जी, मतलब हमने उसे मॉडल 3 डायमेंशंस में किया बिल्कुल और 2D। 3 डायमेंशंस में किया हो ताकि वो रियल जो उसकी मैकेनिक्स है, जो डायनामिक्स है, वो मिमिक हो सके। सिंप्लीफाइड मॉडल नहीं यूज करना फिर। ठीक है सर। सो अभी मैंने जो एक, बल्कि आज कल बेसिकली आई थिंक मैंने चढ़ाई थी एक लेक्चर सीरीज है पूरी जो यूट्यूब पे मैंने इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स सर ये प्रोसीजर के उसी बारे से में। क्वेश्चन है सर, ये उसी से क्वेश्चन मैंने अच्छा, वो ये सारे उसी देख में लिए। से है। जी। ठीक है, तो उसमें मैंने देखें एक एक वीडियो इस बारे में है जो आखिरी वीडियो है शायद, कि जी जिसमें सर। मैंने ई टैब्स के रिजल्ट कंपेयर किए हैं एक जी सर बिल्कुल। मैनुअल कैलकुलेशन से। तो जी मैनुअल कैलकुलेशन में जो मॉडल मैंने एज्यूम किया है के मैट्रिक्स बनाने के लिए, वो एक सिंप्लीफाइड 2 डायमेंशनल मॉडल है। जी सर। तो अगर आप फोर्स की बात करेंगे तो उस मॉडल से भी फोर्सेस तो वही आएंगी जो ईएलएफ की 3 डायमेंशनल मॉडल से आ रही हैं, लेकिन वो 2 डायमेंशनल मॉडल बहुत सी ऐसी जो बिहेवियर है रियल स्ट्रक्चर के वो कैप्चर नहीं कर पाएगा जो कि 3 डायमेंशनल मॉडल कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर अर्थक्वेक की लोडिंग्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में लोडिंग आपने अप्लाई की और उसकी वजह से मॉडल रोटेट भी हो रहा है, एक्स में लोडिंग अप्लाई करने से कोई वाई में भी डिफ्लेक्शन आ रही है, तो वो तो जाहिर है एक 3 डायमेंशनल मॉडल ही कैप्चर कर पाएगा ना, ये बिल्कुल बिहेवियर सिंप्लीफाइड मॉडल नहीं कैप्चर कर पाएगा। तो डी, ई और एफ जो है वो बड़ी यूं समझ लें कि हाई सेंसिटिव रिस्क है। कैटेगरीज में आ जाती हैं, तो लिहाजा इसके लिए उन्होंने ये एक ठीक। स्पेशल कंसिडरेशन की है। फिर आप कह रहे हैं कि व्हाट डू वी डू इफ द लेटरल स्टोरी ड्रिफ्ट चेक फेल्स। जाहिर है कि उस जी सूरत में फिर आप मॉडल सॉरी रीडिजाइन करेंगे स्ट्रक्चर को। आपने सर स्टिफनेस इंड्यूस रीडिजाइन में हम पैरामीटर्स कौन से यूज, मतलब कौन से स्टिफनेस मॉडिफाई करें? इंड्यूस करेंगे ना। देखें, आपका लेट से फोर्स डिजाइन पास हो रहा है और जी सर। लेटरल स्टोरी ड्रिफ्ट चेक फेल हो गया, इसका मतलब है स्ट्रक्चर आपका जितना स्टिफ होना चाहिए उतना नहीं है। जी तो सर। वैसे तो लोडिंग के अगेंस्ट वो स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया पास कर रहा है लेकिन डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया फेल कर रहा है। तो जो पैरामीटर आपने कंसिडर करने हैं
वो स्टिफनेस इंक्रीज करने वाले पैरामीटर होने चाहिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने वाले पैरामीटर नहीं होने चाहिए। यानी दूसरे मानों में आपने रीइंफोर्समेंट नहीं बढ़ा देनी, आपने क्रॉस सेक्शनल साइजेस को देखना है कि किसी तरह बढ़ाए जा सकते हैं या नहीं। और फिर अगर कोई जो थोड़ा सा अच्छा डिजाइनर कह लें या थोड़ा जो एफर्ट करने वाला डिजाइनर है वो होगा, तो वो साइज्मिक डिमांड की रिफाइनमेंट पे भी थोड़ा काम करेगा। देखिए वो किस आपके तरह? पास दो साइड्स हैं इक्वेशन की। डिजाइन इक्वेशन क्या है कि आपकी कैपेसिटी शुड बी ग्रेटर देन डिमांड। ये बेसिक डिजाइन इक्वेशन है। इसमें आप जी फैक्टर सर। लगा लें, जो भी सेफ्टी लगा लें, जो भी करना है कर लें, लेकिन अल्टीमेटली इक्वेशन के एक साइड पे कैपेसिटी होगी, एक साइड पे डिमांड होगी। सो जब भी कोई चेक फेल हो जाए आपके डिजाइन के अंदर, चाहे वो फोर्स वाला है या डेफॉर्मेशन का है, तो हम समझते हैं कि फौरन बस कैपेसिटी वाली साइड पे अपना जैसे वो डॉक्टर ग्राहम पावल हैं जिन जो परफॉर्म 3D के ऑथर हैं, यस। वो एक वर्ड यूज करते हैं, शार्पन द पेंसिल ऑन कैपेसिटी साइड, और फिर कई दफा कहते हैं शार्पन द पेंसिल ऑन डिमांड साइड। तो हमें ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही सिर्फ देखना है, हमें दोनों तरफ अपनी पेंसिल शार्पन करनी है। कैपेसिटी को भी ठीक है बढ़ाना चाहिए, लेकिन डिमांड को भी जरा देखें कि कहीं कोई रिफाइनमेंट तो नहीं की जा सकती। कई दफा तो डिमांड हमारे हाथ में नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन अभी जो रीसेंट डिजाइन फिलोसफीज हैं, पीवीडी के भी बाद की जो फिलोसफीज हैं, वो तो सीधा सीधा कहती हैं कि पहले अपनी मतलूबा कैपेसिटी जो आप कन्वीनियंटली दे सकते हैं वो दे दें, और फिर डिमांड को चेंज करें इस तरह कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। अब डिमांड कैसे चेंज होगी? बेस लेट से बेस आइसोलेशन कर दें, डैम्पर्स लगा दें, हर वो चीज जो अप्लाइड फोर्स जो स्ट्रक्चर में इंड्यूस हो रही है उसको चेंज कर देगी, वो डिमांड को चेंज कर देगी। तो ठीक है, आप अपनी साइट का हैजर्ड नहीं तब्दील कर सकते, लेकिन अपने स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज तो ऐसी रख सकते हैं कि वो जो डिमांड एब्जॉर्ब करे वो कम हो। तो आजकल तो ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि दुकान पे जाके कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मुझे अब जो चीज है वो ऐसी दो कि वो इतने पैसों में आ जाए और वो अच्छी हो। तो कैपेसिटी आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक फिक्स कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली कैपेसिटी के रखने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अक्सर पहले भी जिक्र होता रहा कि कैपेसिटी भी पूरी तरह आपके हाथ में नहीं होती ना। आर्किटेक्ट जो है वो आपको नहीं क्रॉस सेक्शनल साइजेस या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने देगा। सो आपके पास भी बड़ी लिमिटेड सी गुंजाइश होती है, स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग्स में। जो कैपेसिटी है वो या जो कॉन्फ़िगरेशन है स्ट्रक्चर की, वो उसमें आर्किटेक्ट आपका बॉस होता है। सो लिहाजा दोनों तरफ अपनी पेंसिल शार्पन करें, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैपेसिटी वाली साइड पे ही करें। ठीक है सर। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि यू मेंशन्ड इन योर लेक्चर टू रीडिजाइन द बिल्डिंग इफ द स्टेबिलिटी फैक्टर कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन थीटा मैक्स। सो ये थीटा जो है ये थीटा मैक्स से अगर बड़ा हो जाए, स्टेबिलिटी फैक्टर है ये, और बेसिकली ये रेशो है सेकेंडरी मोमेंट्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी मोमेंट्स। सो प्राइमरी जो ओवरटर्निंग मोमेंट्स हैं, सो ये रेशो जो है ये अगर एक मैक्सिमम वैल्यू जो प्रेस्क्राइब की गई है उससे ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या करें, आप रीडिज़ाइन करें इसको। व्हाट चेंजेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द डिज़ाइन? इसमें हो ये रहा है बेसिकली कि थीटा का ताल्लुक है सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स के साथ। कि आप इमेजिन करें कि आपका एक स्ट्रक्चर है, वो उसके ऊपर ग्रेविटी लोड है P, और लेटरल अर्थक्वेक लोडिंग की वजह से जो डेल्टा प्रोड्यूस हो रहा है, ये P इंटू डेल्टा का जो प्रोडक्ट है ये मेन मसला कॉज कर रहा है ना, ये सेकेंडरी मोमेंट है। इसको रिड्यूस करना है आपने किसी तरह, अगर आपका थीटा ग्रेटर देन थीटा मैक्स हो गया, तो अब ये दोनों तरह से चेंज हो सकता है। डेड लोड को भी एक खास मतलब केस में कम किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा आप इसमें अलाउ नहीं होंगे कम करने में, लेकिन कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे डेड लोड को कम किया जा सके। कॉलम्स के ऊपर मिसाल के तौर पे अगर कॉलम्स की तादाद बढ़ा देंगे, तो ना सिर्फ ये कि डेड लोड ज़्यादा कॉलम्स पे डिवाइड हो जाएगा, हर कॉलम के ऊपर आने वाला P जो है वो कम हो जाएगा, बल्कि वो कॉलम्स की तादाद बेसिकली बढ़ाने से लेटरल स्टिफनेस में भी इजाफा हो जाएगा, तो डेल्टा भी रिड्यूस हो जाएगा। तो दोनों काम किए जा सकते हैं। अगर कॉलम्स नहीं बढ़ाने तो एग्जिस्टिंग कॉलम्स का क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें। कोई शेयर वॉल अगर
प्लेनर वॉल है तो उसको कपल्ड वॉल में कन्वर्ट कर दें, कोई शेयर वॉल नई ऐड कर दें। ये वो सारे डिज़ाइन डिसीजंस हैं जो इस सूरत में आपको जो है वो करने पड़ेंगे। और ज़ाहिर है इस सूरत में आपको निगोशिएट करना पड़ेगा क्लाइंट से भी, आर्किटेक्ट से भी, कंसल्टेंट से भी, कि उसको तो नहीं पता कि एक क्लॉज जो है वो आके मसला कर रही है बिल्डिंग कोड की, और वो समझते हैं कि ये डिज़ाइनर का दर्द सर है कि ये सब कुछ ओके होना चाहिए। सो मोस्टली ये फॉर ग्रांटेड लिया जाता है सारा कुछ, लेकिन आपको निगोशिएट करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। ओके सर, सो बेसिकली स्टिफनेस आपने ऐड करनी है लेटरल डायरेक्शन में। क्लियर। What is the purpose of maximum seismic load effects equations when we have already applied the equation combining the vertical and horizontal earthquake? सेंट्रल अर्थक्वेक जी हाँ बिल्कुल, इसका सर। ताल्लुक देखें ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर के साथ है। EM जो है मैक्सिमम E का जो इफेक्ट है कंबाइनिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उसमें और E की जो इक्वेशन है इसमें फर्क अगर आप देखें तो रिडंडेंसी फैक्टर की जगह पे ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर आ गया है। जी ठीक है, सर। सो बेसिकली EM का मतलब ये है कि यानी ये ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट के का जो है वो EM उस पर एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ उन एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल होगा जो इस ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर की एप्लीकेबिलिटी जो है वो क्वालिफाई करते हैं। और वो कौन से एलिमेंट हैं? जो क्लास क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जिनको आप यील्ड होने नहीं दे सकते किसी भी सूरत भी, चाहे डिजाइन अर्थ को एक लेवल है या जो भी है। और ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका ताल्लुक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के साथ होता है। यानी अंडरलाइंग आइडिया ये है कि लेटरल लोड्स में जो भी लेटरल लोड्स के अगेंस्ट जो भी आपने नॉन लीनियरिटी अलाउ करनी है वो कम से कम इतनी वो यानी इतनी नहीं होनी चाहिए कि उससे जो वर्टिकल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़े। सो स्ट्रक्चर की जो यूं समझ लें कि ग्रेविटी लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो वही रहनी चाहिए। सो लिहाजा हर वो एलिमेंट जो जिसका फेलियर या जिसका यील्ड होना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए, और स्टेबिलिटी जो है वो जाहिर है कि तब कॉम्प्रोमाइज होगी जब सेकेंडरी मोमेंट्स प्राइमरी ओवरटर्निंग मोमेंट से ज्यादा हो जाएंगे या उनके सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। सो लिहाजा एक मैक्सिमम वैल्यू ई की आप इस्तेमाल करेंगे जो ओमेगा लगा के करेंगे, और ओमेगा 2.5 या 3 तक होता है। सो वो हिस्सा मैंने नहीं देखा या वो क्लास कवर नहीं की कि ओमेगा किन एलिमेंट्स पे लगाया जा सकता है। लेकिन उसकी समरी यही है, अगर आप वो पढ़ें तो समरी यही है कि वो क्रिटिकल एलिमेंट्स के ऊपर आपने खुद डिसाइड करना है। मसलन ट्रांसफर गर्डर है, वो किसी सूरत नहीं यील्ड होने दिया जा सकता डिजाइन लेवल अर्थक्वेक के अंदर, या और जो क्रिटिकल आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, सो एक एनालिसिस होता है जिसको आप कहते हैं पुश डाउन एनालिसिस भी उसे कहते हैं, और उसके कई और नाम भी हैं। उसमें ये देखा जाता है कि कॉलम अगर आपकी बिल्डिंग का ये लेआउट है तो इसमें कौन से वो कॉलम्स हैं जो क्रिटिकल हैं, यानी जिनका फेलियर ट्रिगर कर सकता है एक ग्लोबल फेलियर को। तो मिसाल के तौर पे अगर कॉर्नर कॉलम्स हैं जो बड़े कॉलम्स हैं, ग्रेटर शेयर ले रही हैं शेयर का, सो वो क्रिटिकल हो जाएंगे। सो एनीवेज हर वो एलिमेंट जिनकी जिनको आप यील्ड नहीं होने देना चाहते उनके ऊपर आपने ये 2.5 या 3 का फैक्टर लगा के फिर उन मैक्सिमम फोर्सेस के ऊपर आपने उनको डिजाइन करना है। तो जो उनको कैपेसिटी मिलेगी उन एलिमेंट्स को वो 2.5 या 3 गुना ज्यादा होगी बनिस्बत जो नॉर्मल एलिमेंट्स को मिलेगी। सो ये जो है वो इसका इस्तेमाल है मैक्सिमम ई का। ठीक है। और सर ये जो क्रिटिकल एलिमेंट्स लोकेट करने का प्रोसीजर है इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिएगा अगर हो सके तो। असल में ये एक बिल्डिंग कोड में ही क्लॉज होनी चाहिए। मेरे जहन में अभी एक बड़ा अच्छा पेपर आ रहा है जिसमें ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए हुए थे। अगर कोई आई थिंक मैंने आपके वो पेपर मैंने आपके ड्रॉप बॉक्स के फोल्डर में डाला हुआ है, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स के नाम से आपका फोल्डर है। उसमें एक पेपर होगा जो आई थिंक साइज्मिक डिजाइन फैक्टर्स के नाम से होगा कुछ इस तरह। तो उसमें ये ओमेगा और आर और सी डी आई ये चारों फैक्टर्स जो हैं वो बड़े अच्छा एक्सप्लेन हुए हैं। उसमें ओमेगा के बारे में चेक कर लें कि वो एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। उससे आपको कम से कम रेफरेंस मिल जाएगा कि बिल्डिंग कोड की वो कौन कौन सी क्लॉज है जो ये एनफोर्स करती है ओमेगा की एप्लीकेशन को। नहीं सर, वो तो फिर ये बता रहा होगा ना कि
वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हो सकते हैं, मतलब क्रिटिकल हो नहीं, सकते वो हैं, आप, हाँ जबकि बिल्कुल, उन पर मगर आपको ओमेगा लगाना होगा। अच्छा अच्छा, चलें, ठीक ठीक है सर, जो वो मैं ये फिर कह चेक रहे हैं ना कि करूँगा। ये एलिमेंट्स हैं, वो कोड की क्लॉज आपको क्लियरली बताएगी, ठीक है, कि अगर ट्रांसफर गर्डर है तो उस पे ओमेगा लगाएं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सो आप कह रहे हैं स्केलिंग ऑफ डेफॉर्मेशन रिजल्ट्स आफ्टर रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस, as we will be getting results on basis of linear analysis, how do we do it in the computer program, or is it to be done manually? And what about other responses like story shear moment? We can't provide R factor while defining response spectrum load case. नहीं, हम कर सकते हैं। देखें, एक दफ़ा, पहली दफ़ा जब आप रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस रन करें तो आप उसका जो अगर आप उसको डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं रिजल्ट्स को, तो जो स्केल फैक्टर है वो G/R रख दें, ठीक है। इससे ओके, ये होगा, और ये जी तब रखना है जब आपने रिस्पांस स्पेक्ट्रम जो डिफाइन करवाया हुआ है वो जी यूनिट्स में करवाया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ये जो वाई एक्सिस पर वैल्यू है वो जी यूनिट्स में है। उस सूरत में जी तो साथ होगा ही होगा मल्टीप्लाई लोड के साथ, लेकिन आपने चूंकि एनालिसिस का पर्पस जो है वो डिजाइन भी है, आप प्योर इलास्टिक रिजल्ट्स नहीं चाह रहे, आप डिजाइन के लिए रिजल्ट्स चाह रहे हैं, तो फिर आप आर स्केल फैक्टर में ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके, सो पहली दफा तो आप आर एस से यूं रन करें, इससे एक बेस शेयर आ जाएगी, तो मैं इसको नाम देता हूं वी आर एस से विद आर, ठीक है। बिल्कुल अब इसको कोड ये कह रहा है कि आप कंपेयर करें VELF के साथ, VELF के साथ, और VELF में तो R ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, उसमें तो जी, सॉफ्टवेयर खुद ही आपसे R मांगता है, तो वो डिफॉल्ट में विद R ही होगा। तो अब ये आपके कंपेरेबल रिजल्ट्स हैं दोनों बेस शेयर्स। और फिर अगर आपका ये VRS से विद R इज लेस देन VELF, तो इसका मतलब है कि आपने एम्पलीफाई करना है अपनी फोर्सेस को, और यस, वो एम्पलीफिकेशन जो है वो इस रेशो के बराबर होगी VELF विद R डिवाइडेड बाय VRS से विद R, VRS से विद R। सो ये जो फैक्टर है, ये अब इसका मतलब है आप RS से दोबारा रन करें और अब की दफा जो फैक्टर रखें वो ये रखें G/R मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाई, बाय ये रेशो। बिल्कुल, अब ये पूरी चीज आपका बेसिकली फैक्टर बन जाएगा, स्केल फैक्टर। ठीक है सर, इसके साथ जो रिजल्ट्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी ये शर्त पूरी कर रहे होंगे कि VRSA के जो रिजल्ट्स हैं वो कम से कम VELF के बराबर होने चाहिए। बिल्कुल, ये शर्त ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी अगर आप ये स्केल फैक्टर रख देंगे, ठीक है। अब इन यहां तक अभी सिर्फ फोर्सेस आपने पिक करनी है। CD फैक्टर जो है वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट्स पे अप्लाई होता है या डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड रिस्पॉन्सेज पे अप्लाई होता है। तो सॉफ्टवेयर को नहीं पता RSA के केस में या इवन ELF के केस में कि CD क्या चीज है, ये आपने मैनुअली करना होगा। लेकिन चूंकि देखें अब RSA जो है एक फोर्स बेस्ड डिजाइन मेथड है, इसका पर्पस जो है वो ये है कि आपके पास स्ट्रेंथ्स को, जो है वो स्ट्रेंथ्स कंपेयर करके डिजाइन फाइनल किया जाए। जी, तो लिहाजा इस सूरत में आपके पास ये जो है वो जो सी डी अप्लाई करना होता है डिस्प्लेसमेंट्स के ऊपर या ड्रिफ्ट्स के ऊपर, ये आप नहीं करते क्योंकि आपने कहीं पर डिस्प्लेसमेंट्स रिपोर्ट ही नहीं करनी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट्स आपने चेक करनी होती हैं, और उन चेक करने के लिए जो डिमांड डिस्प्लेसमेंट्स होंगी वो डेल्टा एम होंगी, यानी मैक्सिमम इन इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट्स होंगी, और वो मैनुअली इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट्स के ऊपर सी डी अप्लाई करके आएंगी और जी, ओवर आई भी करना होगा। सो लिहाजा किसी भी चेक को अप्लाई करना है तो ये मैक्सिमम वाली जो डेल्टा एम है वो इस्तेमाल होंगी, बिकॉज अर्थक्वेक में जो ट्रू डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस होंगी वो ये डेल्टा एम होंगी। जो एनालिसिस से डेल्टा आएंगे वो एक तरह के वो आपके इलास्टिक डेल्टा होंगे और वो नहीं प्रोड्यूस होंगे रियल अर्थक्वेक में। बिल्कुल सर, क्लियर हो। सर अभी 2-3 क्वेश्चन स्किप करके नीचे आए, एक और होगा आगे क्वेश्चन, जी जी। ये नीचे आए ना, आप स्क्रॉल करें थोड़ा। ओहो, ये आपकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। सर ये इसी तो तरह अभी के इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अगर ठीक है। आप नेक्स्ट सेशन में आंसर करना चाहते हैं तो नेक्स्ट में कर लें, लेकिन यही जो आपकी जो वीडियो सीरीज है सारी ना कोड बेस्ड डिजाइन की,
ठीक है, ये तकरीबन सारे उसी से रिलेट करते हैं। ठीक हो गया। सर इसमें ये है कि ये तो आपने आंसर कर दिया ना कि जो प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम है वो हमारे पास इलास्टिक डिफॉर्मेशंस रिपोर्ट करता है, तो उसे इन इलास्टिक में हमें खुद मैनुअली रिपोर्ट करना है और जी उसकी हाँ, बेस पे आगे डिफॉर्मेशन रिलेटेड पैरामीटर्स चेक करने हैं, वेरीफाई करने हैं। ठीक है। और सर क्वेश्चन एक और साथ ये भी है कि इन डिस्प्लेसमेंट्स का फिर प्रैक्टिकल पर्पस क्या है, लाइक हम स्टोरी ड्रिफ्ट क्यों कैलकुलेट करना चाहेंगे? ये तो देखें सर्विसिबिलिटी चेक्स हैं या अलाउएबल डिस्प्लेसमेंट चेक्स हैं। मेरी ये ज़ाती राय है कि फोर्स बेस्ड डिज़ाइन में ना डिस्प्लेसमेंट्स के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। यही डिस्प्लेसमेंट जो है ये नॉन लीनियर एनालिसिस में मतलब बॉस बन जाती हैं फोर्सेस की। वो ये जो है वो ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं सडनली फोर्सेस की निस्बत। लेकिन फोर्स बेस्ड डिज़ाइन में इनको जो है वो सिर्फ चेक किया जाता है, इनकी बेस पे ना कोई डिज़ाइन डिसीजन मेकिंग कोई बहुत ज़्यादा की जाती है और ना ही कोई मेंबर साइजिंग में और इन चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। इनको बाय डिफ़ॉल्ट ये एज्यूम किया जाता है कि बस इनको सेटिस्फाई करवाना है। सो लिहाजा आई थिंक आपका क्वेश्चन यही था कि फिर ये हम क्यों लगाते हैं फैक्टर। वो इसीलिए लगाते हैं कि हमने मिसाल के तौर पे ये चेक करना होता है कि ड्रिफ्ट लिमिट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। ड्रिफ्ट ठीक है। लिमिट्स जो हैं वो जाहिर है कि सर्विसिबिलिटी, फंक्शनैलिटी और इन चीज़ों को ज़हन में रख के रखी जाती हैं। मसलन अगर 2.5% ड्रिफ्ट की लिमिट लगाई गई है यूबीसी में या आईबीसी में, तो ये फंक्शन ऑफ हाइट हो गया है। सो ये जो भी नंबर है ये नहीं है कि ऐसा नहीं कह रहा कि जैसे ही ड्रिफ्ट जो है वो 2.6 हो जाएगी तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। वो जो फेलियर की चीज़ है वो ऑलरेडी फोर्सेस में सेटिस्फाई करा दी गई है। ये अब एक एडिशनल जो सर्विसिबिलिटी या फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिमिट्स हैं कि एक्सेसिव डिफ्लेक्शंस नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिव वाइब्रेशंस नहीं होनी चाहिए। और भी इसके अलावा भी ह्यूमन परसेप्शन का भी रोल है। ठीक है कि मिसाल के तौर पे अगर आपको डिफ्लेक्शंस फील हो जाती हैं स्ट्रक्चर में लेकिन वो सेफ है स्ट्रक्चर इसके बावजूद, लेकिन फिर भी अगर वो फील हो जाती हैं तो फिर आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। सो लिहाजा कई दफ़ा तो सिर्फ जो है वो ह्यूमन परसेप्शन की बेस पे ये अलाउएबल के नंबर्स आए होते हैं। आई सी। तो सर मतलब ऐसा भी नहीं है कि 2.5 से 2.6 चाहे तो मतलब बंदा बिल्कुल ही वो रिकॉन्फ़िगरेशन करने लग जाए, वो चल नहीं जाता नहीं है? नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि देखें ना, फोर्स बेस्ड डिजाइन में डिस्प्लेसमेंट्स दूसरे नंबर पे हैं, पहले फोर्सेस हैं। तो डिस्प्लेसमेंट्स को फिर आपने जो है ना वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चेंजेस ऐसी प्रपोज कर देनी है इसको सेटिस्फाई करने के लिए। हाँ, अनलेस कि आप स्ट्रक्चर ही इतना फ्लेक्सिबल बना बैठे हैं स्टार्ट में ही जो कि फोर्सेस को बस मिनिमम पास कर रहा है और फिर डिफ्लेक्शंस में फेल कर रहा है। सो अगर फोर्स को पास कर रहा है कोई स्ट्रक्चर रीजनेबली और अच्छा प्रोपोर्शन हुआ है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ड्रिफ्ट की लिमिट को पास करेगा। हाई राइज बिल्डिंग्स में ये इशू ज्यादा होता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती हैं। बिल्कुल। और सर जो स्टोरी ड्रिफ्ट चेक है सर, इसमें सर जो स्टोरी हाइट है वो फ्लोर हाइट तक कोरिस्पॉन्ड करती है बेस ऑफ द जी स्ट्रक्चर जी से लेके बिल्कुल, बेस से लेके फ्लोर उस हाइट तक? स्टोरी तक। बिल्कुल हाँ। सर उस स्टोरी के फ्लोर तक या उस स्टोरी की रूफ तक? देखिए आप जो आपके पास जो ड्रिफ्ट्स के नंबर आते हैं वो डिस्प्लेसमेंट के नंबर से एक कम होता है ना। यानी अगर आपकी लेट से ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है, जी सर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास 1, 2 और 3 आ गई, लेकिन ड्रिफ्ट जो है वो 2 आएंगी क्योंकि वो दिस माइनस दिस करेंगे तो एक ड्रिफ्ट का आंसर आ जाएगा, फिर दिस माइनस दिस करेंगे तो एक आ जाएगा। तो फिर इसको आप निचले बेस को भी अगर स्टोरी ही मान लें तो फिर आपको दिस माइनस दिस करेंगे जो कि बेसिकली 0 होगा, तो तीसरा नंबर भी आ जाएगा। अदरवाइज जो है वो आपके पास जो है वो नंबर 1 कम आता है। सो अब डिपेंड करता है कि आप कैसे चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस स्टोरी की बात करें, सेकंड स्टोरी की, तो मेरे ख्याल में तो ये इसकी हाइट है ना, ये इसकी टॉप से लेके बेस तक होना चाहिए एच। ओके सर। और सर अगर बेसमेंट हो साथ, स्ट्रक्चर में बेसमेंट भी हो साथ, तो फिर कौन सी हाइट लेंगे हम देखिए स्टोरी बेसमेंट ड्रिफ्ट के लिए? फिर वो वो तो डिपेंड सॉइल करता है से कि कंफाइंड बेसमेंट जो होगी है ना? वो लेटरल डायरेक्शन में मतलब लेटरल डायरेक्शन में वो
स्टिफ है या नहीं है। अगर वो बेसमेंट ऐसी है कि जो वो यूं समझ लें कि फिक्स सपोर्ट की तरह काम कर रही है, अगर वो बड़ी हैवी है और वो लेटरली कन्फाइंड है, उसके अपने अंदर कोई स्वे नहीं हो सकता, तो उस सूरत में तो ये यहीं से लेनी चाहिए आपको स्ट्रक्चर की जो हाइट है, यानी जो जो टावर की बेस है उसके स्टार्ट से। सर अगर 1 मीटर थिकनेस हो फुटिंग की, सॉरी 1 मीटर कह रहा हूँ मैं, 4 फीट जो है वो डेप्थ हो बेसमेंट की, सही है, और उसके ऊपर स्ट्रक्चर हो, तो हम उसे क्या लेंगे, फ्लेक्सिबल लेंगे या फिर रिजिड कंसिडर 4 करेंगे? फीट डेप्थ है बेसमेंट की मसलन, मतलब वो स्टोरी हाइट जो बेसमेंट वाला फ्लोर है उसकी सिर्फ 4-5 4 फीट फीट कर दें। जी सर, 5 फीट, मतलब स्टोरेज के लिए किसी ने बनाया था, खाना बनाया। स्टोरेज के लिए तहखाना है, और वो क्या लेटरली जो है वो जी सर, क्या लेंगे उसे? कन्फाइन है वो लेटरल, जी सर, यानी लेटरली जब पूरा कन्फर्म। स्ट्रक्चर शेक किया जाता है तो क्या उस छोटी सी जो नीचे नीचे स्टोरी है ये वाली, जी सर। इस पॉइंट के ऊपर भी कोई डेफॉर्मेशन आती है? सर यहाँ तक सॉयल है ना उसकी, अगर जिधर सॉइल है आपने। तो फिर तो ये इसको ये फिक्स सपोर्ट की तरह ही एक्ट करेगा ना। ओके सर, ठीक हम्म। है। और ठीक है सर, अभी आप बाकी सर लोग ये भी हैं क्वेश्चन इस खुद। डिस्कशन में या आप ही हैं सिर्फ? कोई मुझे रिस्पॉन्ड करें बाकी अगर सब भी हैं सर। सुन रहे हैं। सर वो एंजॉय कर रहे हैं जी सर। सारे। अच्छा बताइए आगे। अ, सर आप अपने सर व्हाट्सएप में ही वो क्वेश्चन आगे पढ़ लें, आगे फिर सीक्वेंस में हो, जो ना हुआ अच्छा फिर हम उसके बताएं। बाद आप ये कह रहे हैं कि डू वी प्रोवाइड बीम्स एंड कॉलम्स, ये वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन? डू वी प्रोवाइड बीम्स एंड कॉलम्स वेयर वी प्रोवाइड एलिवेटर शाफ्ट्स? किधर है ये यहाँ पे? मतलब इसी मैसेज में था सर, डू वी स्केलिंग के प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। बीम्स एंड कॉलम्स वेयर वी प्रोवाइड एलिवेटर शाफ्ट्स? सर एक एलिवेटर प्लान शाफ्ट मतलब, में वो तो ज़ाहिर रीइंफोर्समेंट होंगी। अच्छा ये मॉडलिंग की बात कर रहे हैं कि रियल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं? ये सर मैं मॉडलिंग की बात कर रहा हूँ कि एक उसमें देंगे, प्लान कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। ठीक है ठीक उसमें है देंगे। जी। अगर मैं एलिवेशन बनाता हूँ, लेट से ये शेयर वॉल है जी और सर। इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है ये लेट से कॉलम्स की सीरीज है और फिर ये बीम्स हैं ऐसे, जी सो सर। लेट से ये भी एक मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम ही है साथ। सो ठीक है। लेट से ये शेयर वॉल है, ये जो ये है ये शेयर वॉल है। जी सर। तो हमें देखें आइडियली तो इस अगर शेयर वॉल को आपने शेल एलिमेंट से मॉडल किया है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की कनेक्टिविटी तो ओके है। अगर बीम्स को फ्रेम से किया है तो 3D फ्रेम है ये, ठीक है, और ये शेल है, लेट से ये शेल के पैनल्स हैं, ठीक है। सो ये शेल एलिमेंट है। सो हर शेल एलिमेंट के नोड पे चारों जो इसके नोड्स होते हैं 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो सॉरी सर, डिस्क्रिप्शन समझ नहीं आई है। मैं रिपीट करूं, जी सर। ये शेल एलिमेंट है, ठीक है, और हर शेल एलिमेंट के जो चारों नोड्स होते हैं उन पे 6 की 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अवेलेबल होती हैं, ठीक है। सो आपके फ्रेम 3 डायमेंशनल फ्रेम एलिमेंट के भी दोनों एंड्स के ऊपर 6 की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल होंगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की कनेक्टिविटी का तो इशू नहीं है अगर आप शेल को फ्रेम 3 डायमेंशनल फ्रेम से जोड़ें। लेकिन देखें रियल बिहेवियर में जब आपका फ्रेम और शेल एलिमेंट या शेयर वॉल इंटरेक्ट करेंगे तो जो मोमेंट्स ट्रांसफर करेगी वॉल फ्रेम को या फ्रेम वॉल को, वो सिर्फ एक नोड के ऊपर ट्रांसफर होना ज्यादा रियलिस्टिक सिनारियो नहीं है। अगर आपने मोमेंट को अच्छे तरीके से ट्रांसफर करवाना है दोनों एलिमेंट्स के दरमियान, तो आप यहां पर डमी बीम भी देंगे, ये जो टॉप के ऊपर, यानी इस फ्रेम एलिमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे शेल एलिमेंट के अंदर तक, और इसको शेल एलिमेंट के दूसरे पॉइंट या जॉइंट से भी जोड़ देंगे। लेकिन इस बीम एलिमेंट को सारी प्रॉपर्टीज 0 0 दे देंगे, इसके शेयर एरिया 0 कर देंगे, सब कुछ 0 कर देंगे। सो ये डमी बीम है, इसका मास भी 0 कर देंगे और वेट भी 0 कर देंगे। ये डमी बीम सिर्फ ये करेगी कि इस नोड से भी जो मोमेंट्स और शेयर्स हैं उनको ट्रांसफर करेगी उस ज्वाइनिंग नोड के ऊपर जो आपके बीम और फ्रेम सॉरी बीम और शेयर वॉल के दरमियान वाला नोड है। सो मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन यही था कि डमी जी बीम्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सो जो डमी बीम्स हैं वो कंटिन्यू करनी चाहिए
शीयर वॉल के अंदर भी, और वो एक तरफ से कनेक्ट हों आपकी जो रियल बीम्स हैं उनके साथ, और दूसरी तरफ से वो कनेक्ट हों आपके शीयर वॉल के दूसरे नोड के साथ। अब और जी जी सर ये तो डमी बीम आपने बता दिया ना, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अभी दूसरी साइड पे ये जो सारा है, ये सिर्फ वॉल पैनल बनाया आपने या साथ इसके कॉलम भी अटैच हो सकता है दरम्यान में, ये जिधर वॉल की दरमियान बाउंड्री में आ वॉल की या नहीं सर, यहाँ पे? वॉल की बाउंड्री पे, जी सर, यहाँ पे जी कॉलम कॉलम, नहीं है, दे सकते ना जी साथ। कॉलम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ अच्छा पे कॉलम हो सकता है। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। सो वो जो डमी बीम है वो अगर अगर आपका लेट से यहाँ पर भी पैनल है ना, मिसाल के तौर पे ये अब शीयर वॉल को आपने आगे एक्सटेंड कर दिया लेट से, एक्सटेंड कर दिया फ्रेम के साथ। तो फिर आगे डमी बीम को बहुत आगे तक ले जाने की जरूरत नहीं है। बस एक पैनल के साथ कनेक्ट हो जाए ना डमी बीम, तो वो काफी है मोमेंट वगैरह को ट्रांसफर करने के लिए। तो फिर आप बेशक आगे ये इसको आगे डमी बीम ना लगाएं, बस यहाँ तक लगाएं। ठीक है। और सर ये हर फ्लोर पे डमी बीम देना है जी या बिल्कुल, सिर्फ टॉप पे? नहीं नहीं, हर फ्लोर पे। अच्छा ठीक जाहिर है है कि सर। आपने हर पैनल को अच्छे तरीके से जो है वो मोमेंट रेजिस्टिंग बॉन्ड कर, फ्रेम के साथ जो है वो ट्रांसफर करवाने हैं लोड्स। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब ये तो वो केस था ना कि जब आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, मतलब जो दोनों एलिमेंट्स के जो कनेक्टिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो आपस में कंपैटिबल हैं। तो बहुत से केसेस में जी सर। आपने शायद उस लेक्चर में भी देखा होगा, एलिमेंट्स ही डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और उस सूरत में जी इवन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी कंपैटिबल नहीं होती। सो फिर बहुत सी ऑर्फन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं जो एक एलिमेंट में तो हैं दूसरे में नहीं है, तो लिहाजा वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग बिल्कुल एक्शन है सर। वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के दरमियान। सो क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, वो ये है कि आउट ऑफ प्लेन ऑफसेट इरेगुलरिटी इन ELF टेबल 16 जी सर। UBC, ये यूसी, क्या है? जी सर, ये थोड़ी, जी सर, बिल्कुल। आउट ऑफ प्लेन ऑफसेट इरेगुलरिटी इन ELF, आउट ऑफ प्लेन का ये मतलब है कि आपका जो मिसाल के तौर पे अगर मैं लेट से एलिवेशन व्यू बनाऊं, तो ये लेट से मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है आपका, ठीक है, और इसमें आपके पास लेट से कि मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बड़ा कॉन्टिन्यूस है और सब कुछ है, लेकिन एक खास लेवल के ऊपर आपके पास ऑफसेट है, और वो ऑफसेट जो है वो इस तरह है कि वो वर्टिकल स्टिफनेस के अंदर इरेगुलरिटी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है स्टोरी टू स्टोरी। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास अगर व्यूज देखें बिल्डिंग्स के, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सेट बैक्स होते हैं, टॉवर है और फिर नीचे पोडियम है कुछ स्टोरीज तक ऐसे। सो पहली कुछ स्टोरीज तक पोडियम है और फिर उसके बाद उसका कुछ हिस्सा टॉवर में आगे चल रहा है। सो इस जी सूरत सर। में जो है वो इस स्टोरी के ऊपर सिग्निफिकेंट शेयर कॉन्सेंट्रेशंस होंगी, और सबसे ज्यादा जो इसमें बेचारा जो खतरनाक केस हो सकता है या जो कॉलम रगड़ा जाएगा समझ लें, वो ये वाला होगा या ये वाला होगा। इन दो कॉलम्स के ऊपर हाई शेयर कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेक्ट की जा सकती है। फिर जो ये जो डायाफ्राम होगी इस कनेक्टिंग लेवल के ऊपर, वो डायाफ्राम भी लोड्स ट्रांसफर करने के मामले में एक्सप्लिसिटली डायाफ्राम के तौर पे डिजाइन होनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो यहाँ पर आई थिंक कोई भी नहीं जानता होगा कि डायाफ्राम का अलग से डिजाइन भी होता है, और वो भी पढ़ाना चाहिए हमारे कोर्सेज में किसी जगह पे, कि स्लैब का हम आमतौर पे इस्तेमाल तो यही समझते हैं ना कि वो ग्रेविटी लोड को फ्रेम के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, लेकिन इसका लेटरल लोड के एनालिसिस और डिजाइन में एक बहुत बड़ा इसका इस्तेमाल ये है कि ये लेटरल लोड्स को वर्टिकल जो एलिमेंट्स होते हैं, जो रेजिस्टिंग सिस्टम होता है, कॉलम्स और शीयर वॉल्स, उन पे ट्रांसफर भी करता है। अगर आप ये इफेक्ट कंसिडर करें कि डायाफ्राम को इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन करना चाहिए स्लैब को, तो उस सूरत में इसकी रीइंफोर्समेंट की टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी, और वो एक पूरा अलग प्रोसेस है, और उससे जो रीइंफोर्समेंट आएगी वो आप अगर किसी एक हमारे रियल केस के लिए भी कैलकुलेट करें तो वो बड़ी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगी उस रीइंफोर्समेंट से जो हमारे यहाँ बस बाय डिफॉल्ट दे दी जाती है स्लैब के अंदर।
सो लिहाजा डायाफ्राम डिजाइन जो है ये भी एक अलग से टॉपिक है। सो आउट ऑफ प्लेन ऑफसेट इरेगुलरिटी ये है कि आपके स्ट्रक्चर में ऑफसेट्स हैं, ओवरहैंग्स हैं, सेटबैक है, ये वो सारी चीजें हैं जो स्टिफनेस में सडन चेंज का बायस बनती हैं, और वो सडन चेंज जो है वो shear concentration का बायस बनता है। मतलब ये है कि हो सकता है हमें वो इंक्रीज स्टिफनेस या रिड्यूस्ड स्टिफनेस दोनों केसेस में वो एक्सेप्टेबल हो, लेकिन मसला ये कि वो जो चेंज है स्टिफनेस का वो हाई इंटरस्टोरी ड्रिफ्ट रेशो प्रोड्यूस कर देगा। सो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल है इस बीम का, वो तो इस स्ट्रक्चर का, वो तो बड़ा स्मूथ सा ही आपको जैसे होता है किसी टिपिकल बिल्डिंग का वैसा ही मिले, लेकिन जो इंटरस्टोरी ड्रिफ्ट रेशो होगी ना, वो आपको सारी कहानी खोल के बता देगी। वो बता देगी कि वो इस खास जो इसकी सीध में जो भी स्टोरी है उस पर इसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। सो ये जो जंप है ये सडनली उस स्टोरी के लिए बहुत डेंजरस होगा। सो आई होप के जी सर, क्लियर। आंसर आपको मिल गया। जी इसके सर। बाद आप कह रहे हैं कि अच्छा, एंड व्हाट डू वी डू विद दीज डिस्प्लेसमेंट फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? नहीं अच्छा, नहीं ये सर, हो गया नहीं नहीं। ऑलरेडी। How do we provide structural or strength factor for an individual element in computer program as we कंप्यूटर run the प्रोग्राम ELF case globally? नहीं, ये नहीं हो सकेगा। लोड कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं इसका, यानी मिसाल के तौर पे अलग से लोड कॉम्बिनेशन बनाएं जिसमें ओमेगा फैक्टर डाल दें, और फिर इस लोड कॉम्बिनेशन को सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के डिजाइन के लिए इस्तेमाल करें जो जिन पे ओमेगा लगना चाहिए। सो जाहिर है कि सारे रिजल्ट्स पे ओमेगा नहीं लगाया जा सकता। सो यूं अलग से लोड कॉम्बिनेशन बना लें। सर इसकी एक एग्जांपल मिल सकती है? ये मिसाल के थोड़ी। तौर पे देखें ना कि आपको ये पता चला है कि ये ओमेगा फैक्टर जो है एक खास ट्रांसफर गर्डर के डिजाइन में लगना चाहिए, ठीक है ठीक है। सर। सो आप जो लोड कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, मसलन आप कह रहे हैं कि 1.2 डेड प्लस 1.6 लाइव प्लस 1.2 अर्थक्वेक ई। अब आपको ये पता चला कि इस ई, ये जो ई है ये बाकी सारे एलिमेंट्स पे तो सिंपली ई ही रहेगा, लेकिन ये ई एम बन जाएगा फॉर स्पेसिफिक ट्रांसफर गर्डर। तो लिहाजा आप एक ओमेगा के साथ भी, यानी ओमेगा की वैल्यू 2.5 है ना लेट से, सो लिहाजा 2.5 भी साथ इसके मल्टीप्लाई करके एक नया लोड या लोड कॉम्बिनेशन बना लें। सर ये चीज ऑलरेडी एम्बेड नहीं हुई हुई, लाइक ई वो कैसे कैलकुलेट करता है सॉफ्टवेयर? वो ई जो है, हाँ सॉरी, कोड ई उसमें एम्बेडेड ऑलरेडी है ना? कैलकुलेट वो करता है, ठीक है, डेड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को जमा करता है ना, जी सर, ठीक है। बिल्कुल। सो अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो जमा वो कर रहा है वो भी देखें, ईएलएफ के जो रिजल्ट्स हैं वो क्यू ई है ना। सॉफ्टवेयर तो इवन आपको ये जमा भी करके खुद से नहीं दे रहा अनलेस कि आप लोड कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। सो जो ईएलएफ के रिजल्ट्स हैं वो खाली क्यू ई हैं। आपने अलग से इनसे रो मल्टीप्लाई करना है, रो इंटू क्यू ई प्लस 0.2 इंटू एस डी एस इंटू डेड लोड, ये खुद से कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। और ये आप लोड केस के लेवल पे भी बना सकते हैं, लेकिन लोड कॉम्बिनेशन के लेवल पे आई थिंक बनाना चाहिए, ज्यादा सूटेबल है। इससे आपके पास ई आएगा, ठीक है, ये सॉरी बिल्कुल, इससे ई आएगा और वो फिर आगे फर्दर बाकी किस्म के लोड्स के साथ ऐड अप होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर कोड जो है वो 5-6 लोड कॉम्बिनेशन दे रहा है सिर्फ, और आगे से आपके पास फिर ये कितने केसेस बन जाते हैं, तो जो असल तादाद आपको सॉफ्टवेयर में डिफाइन करवानी पड़ेगी वो हो सकता है 50-60 हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन के कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। सो आपको आई होप कि समझ आई है बात कि नहीं? सर ये बाद में आप फिर सॉफ्टवेयर पे अगर एक देखें, कॉम्बिनेशन डिफाइन कर ये दीजिएगा जो वो क्यू तब ई है क्या ना, होगा? ये क्यू ई, ये प्योर ईएलएफ का रिजल्ट है, ठीक है। अब ये जी ईएलएफ के रिजल्ट्स जो हैं ये कंबाइन होंगे। मसलन आपने ईएलएफ के लिए एक लोड केस डिफाइन करवाया हुआ था EQX, जी ठीक है। सर। सो अब आप ये करेंगे कि एक लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन करवाएंगे जो होगा रो, जो उसकी वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय EQX,
और उसमें फिर ऐड अप होगा 0.2 इंटू SDS जो कि एक कांस्टेंट नंबर होगा इनटू डेड लोड। तो डेड लोड का जो भी केस आपने बनाया हुआ है, तो यूं ठीक। आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे और फिर इनके साथ नई रकमें ऐड हो जाएंगी जो कि ई के अलावा भी, देखें ई खुद भी तो हिस्सा है ना किसी और कॉम्बिनेशन का। सो ये बिल्कुल। ई जो है वो लेट से इस कॉम्बिनेशन का हिस्सा है। सो लिहाजा ये दो रकमें मजीद ऐड अप हो जाएंगी इस ई के साथ। सो आपके पास कई लोड केसेस बन जाएंगे, फिर एक दफा पॉजिटिव के साथ, फिर एक दफा नेगेटिव के साथ, फिर एक दफा EQX होगा, फिर एक दफा EQY होगा। सो लिहाजा बहुत कॉम्बिनेशन बन जाएंगे लोड कॉम्बिनेशंस के। सर एक और रिक्वेस्ट थी आपसे, एक सर कॉम्बिनेशंस पे वीडियो बनानी है आपने, उसमें एनवेलप के साथ एक्सप्लेन करना है ना कि मतलब ये चलें सारे ठीक है, कॉम्बिनेशंस डिफाइन करके एक ठीक मतलब है, ये बड़ी लिस्ट बनाओ, तो इंपॉर्टेंट उसमें ये पॉइंट है चीज़ भी और आप। स्पेशली कॉलम्स के डिजाइन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ केसेस में जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बड़े ट्रिकी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे कॉम्बिनेशंस जो दोनों इंटरैक्टिंग एक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। कॉलम्स के केस में आपको पता है कि जो एक्सियल लोड होता है P, वो इंटरैक्ट करता है मोमेंट के साथ, ये दोनों मिल के कॉलम को फेल जी सर। करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि P अलग से एक्ट कर रहा होता है और M अलग से एक्ट कर रहा होता है। कॉलम के लिए ये दोनों असल में इंटरैक्टिंग एक्शंस होते हैं। सो लिहाजा लोड कॉम्बिनेशंस में फिर आपने ये नहीं देखना होता कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो मैक्सिमम P प्रोड्यूस कर रहा है या वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो मैक्सिमम M प्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि आपने देखना होता है कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो इन P और M दोनों की एक खतरनाक वैल्यू या यूं समझ लें कि एक खतरनाक पेयर फेलियर पेयर प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल सो एनीवेज चलें उस पर फिर मैं अलग से किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, या मे भी अगर स्कूल ओपन हो जाता है तो लाइव डिस्कस कर लेंगे किसी सेशन में। स्कूल तो बहुत मुश्किल है सर, कोरोना फैल गया अभी और। सो मे भी देखते हैं कि आगे कैसे हाउ थिंग्स अनफोल्ड, उस हिसाब से फिर करेंगे डिसीजन। सो ठीक अगला है। और क्वेश्चन सर आपका क्या है? बस सर ये हो गया। और जी सर, ये ये है टाइम कि हिस्ट्री के बारे में भी आप कह रहे हैं। सर उससे पहले एक ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल ही उससे नीचे वाला, शैल यू प्रोवाइड द एक्सीडेंटल टॉर्जनल एक्सेंट्रिसिटीज व्हाइल डिफाइनिंग लोड केस और डिफाइनिंग डायाफ्राम इन कंप्यूटर प्रोग्राम। तो डबल तो नहीं हो जाएगा अगर दोनों नहीं नहीं नहीं, देखें जगहों पे हम एक्सेंट्रिसिटी डिफाइन। दो तरह से एक्सेंट्रिसिटी डिफाइन हो सकती है। अभी मुझे ये नहीं पता कि जब आप कहते हैं वाइल डिफाइनिंग डायाफ्राम तो इससे आपकी क्या मुराद है। जो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो ये हैं कि आप जो मैसेज अप्लाई कर रहे हैं ना, स्टोरी मैसेज मैस सोर्स के लेवल पे, वहां पर आप एक्सेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें। सो एक तो ऑप्शन ये हो सकती थी कि आप मैस सोर्स जब डिफाइन करते हैं तो वहां पर आप कह दें कि ये जो मैस है इसको स्टोरी के सेंटर पे लंप ना करो, बल्कि उसके 5% ऑफसेट कर। डिस्प्लेसमेंट के साथ लंप करो। बिल्कुल। सेकंड जो है वो लोड केस में हो सकता है, लोड केस। जी सो सर, ये क्वेश्चन सर ये दिस टाइप तो हो गया था ये नहीं। दूसरी ऑप्शन है, ये बड़ी आसान है, ये पहले वाली बड़ी मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि फिर उस सूरत में अगर आप मैथ सोर्स यूं करते हैं ना डिफाइन, तो फिर आपको मॉडल एनालिसिस के लिए जो मैथ सोर्स लेनी पड़ेगी वो भी फिर जो है वो दूसरी वाली लेनी पड़ेगी जो डिस्प्लेस्ड मैसेज वाली है। अगर आप RSA कर रहे हैं बेसिकली, तो फिर तो मॉडल एनालिसिस के रिजल्ट्स भी इस्तेमाल होंगे ना आपके फोर्स वेक्टर की कैलकुलेशन में। तो ये थोड़ा जी सा सर। ट्रिकी हो जाएगा कि उस सूरत में फिर आपके बिल्डिंग के जो प्योर वाइब्रेशन मोड्स हैं वो तो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के मैसेज पर वाले मैस सोर्स से होने चाहिए, लेकिन जो RSA के रिजल्ट्स हैं वो डिस्प्लेस्ड वाले मैसेज के बेस पर कैलकुलेट होने चाहिए। लेकिन जो इसके दूसरा तरीका है वो बड़ा आसान है, वो डायरेक्ट आपको जो टॉर्शनल मोमेंट्स है वो हर स्टोरी पे अप्लाई कर देता है और उसमें आप सिंपली ये कह देते हैं कि लोड ही आप मैस के सेंटर से 5% हटा के लगा दें। सो लोड केस सर लेवल पर जो डिफाइन आपने करानी होती है एक्सीडेंटल टॉर्शन, वो ज्यादा इजी होती है। ठीक। और लेकिन सर ये सिर्फ कॉम्बिनेशन लेटरल के लोडिंग के केस में लिए मुझे नहीं करते हैं समझ आ रहा कि कॉम्बिनेशन में कैसे हो सकता है। ना। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये सिर्फ लेटरल लोड केस के लिए करते हैं ना, एसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जी बाकी जी तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये अर्थ को एक लोडिंग के लिए ही एक कॉन्सेप्ट है। सो जैसे मैंने वीडियो में बताया ना कि ये एक आर्टिफिशियली आप हर स्टोरी के ऊपर एक जी सर। मोमेंट इंड्यूस कर रहे हैं, खुद से लगा रहे हैं, असल में नहीं है और ना जी आएगा सर। फोर्सेस की वजह से अगर इसेंट्रिसिटी रियल में नहीं है तो। लेकिन बिल्कुल उन्होंने सर। मिनिमम इसेंट्रिसिटी दे दी है कि इतना मोमेंट जरूर लगाएं और उसकी रीजन भी जैसे मैंने बताया कि वो
रियल मार्जिन कंस्ट्रक्शन ऑफ कई सेफ्टी। दफ़ा सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो जाता है, कई दफ़ा आपकी कैलकुलेशंस में एरर हो जाते हैं। सो उन सब के चक्कर में आपको कम से कम थोड़ा सा मोमेंट लगा देना चाहिए, टॉर्शनल मोमेंट, क्लियर। ताकि जी लोड वो हो जाए। ठीक है इसमें एक सर, बड़ा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंट है। जी जी। जी जी सर, आप बोलें। वो मैंने उसमें हाईलाइट भी किया, लेकिन फिर उस पर डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है समझना। वो है टॉर्शनल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। उसका जी सर। ताल्लुक है कि आपकी जो शीयर वॉल है, लेट से अगर मैं आरसी वॉल फ्रेम सिस्टम्स की बात करूं, तो अगर आपकी देखें शीयर वॉल जो है वो बिल्कुल सेंटर में और कोर वॉल है ऐसे, तो ये टॉर्शनली स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। ये हो सकता है सारा कुछ पास कर ले, सब रिक्वायरमेंट्स ओके कर ले, और ये इरेगुलरिटी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ले, यानी मसलन उसके जो चेक्स हैं वो नेगेटिव आ जाएं, तो फिर भी ये एक टॉर्शनली स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत फेवरेबल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर यही जो चार वॉल्स हैं, ये अगर इस तरह दे दी जाती कि आपके पास हर वॉल के एक्शन के लिए काफी मोमेंट आर्म बन जाता है ऐसे, तो अब ये स्ट्रक्चर टॉर्शनली बहुत स्टेबल है। ठीक है। सो इसकी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। टॉर्शनल स्टेबिलिटी अलग टॉपिक है, और टॉर्शनल इरेगुलरिटी के चेक्स अप्लाई करना या इरेगुलरिटी होने की सूरत में एम्प्लीफिकेशन अप्लाई करना, ये चीजें फिर इनका ताल्लुक स्टेबिलिटी से नहीं है, ये कोड की क्लॉजेस वगैरह है। और सर टॉर्जनल इरेगुलरिटी का चेक क्या था सर, वो भी ध्यान से उतर गया। वो चेक तो आप वो पढ़ लें, उसमें कोड में बड़ा सिंपल है कि लेट से आपने अगर ये फोर्सेस लगाई हैं तो आप इसकी ड्रिफ्ट और इसकी ड्रिफ्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और अगर इन दोनों में से किसी एक की भी जो ड्रिफ्ट है वो ग्रेटर देन 1.2 टाइम्स दी एवरेज ड्रिफ्ट आ जाती है, ठीक है, तो फिर ये टॉर्शनली इरेगुलर है। लेकिन अब ये चेक सिंपली ये बता रहा है कि अगर बिल्डिंग इस तरीके से डिफॉर्म होगी तो तभी ये मामला हो सकता है, तभी ये चेक पास हो सकता है। जी अगर सर। ये बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल इस तरह से डिफॉर्म हो रही है, अगर लोड यूं लगाया और बिल्डिंग की डेफॉर्मेशन भी यूं ही है, उसी एक्सिस में ही है, तो फिर ये चेक पास नहीं होगा, फिर बिल्डिंग रेगुलर है। ये चेक पास ही तब होगा जब या दूसरे मानों में ये चेक जो है वो, मुझे बेसिकली फेल कहना चाहिए क्योंकि फेल होगा तो इरेगुलर होगी। बट एनीवेज जी जो सर। भी आपको बात बहरहाल समझ आ रही है, जी तो जी सर, क्लियर। अगर ये बिल्डिंग ट्विस्ट ही इस तरीके से हो कि दोनों जो पॉइंट्स हैं, कॉर्नर्स हैं, उनकी ड्रिफ्ट्स की जो वैल्यू है वो एवरेज से 1.2 टाइम्स बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट फर्क है दोनों की ड्रिफ्ट में एवरेज की निस्बत, तो जी सर। इसका मतलब है कि फिर ये टॉर्शनली इरेगुलर है। सो और ये सर ये जो फिर, चेक डाला हुआ। ठीक है सर, और सर जो हम फिर एक्सीडेंटल एक्सेंट्रिसिटीज को एम्पलीफाई करते हैं इसी जी फैक्टर से, जी। ये डिवाइड करके इन दोनों को और स्क्वायर लेके, तो वो रूफ लेवल पे सिर्फ करना है बिल्डिंग के, या किसी भी स्टोरी लेवल पे हो सकता है वो। नहीं नहीं, वो देखें जिस तरीके से आप हर फोर्स को 5% सेंट्रिसिटी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है हर स्टोरी के ऊपर आप एक सेकंड ऑर्डर मोमेंट डाल रहे हैं, सॉरी सेकंड ऑर्डर गलत होगा लफ्ज, एक एडिशनल मोमेंट टॉर्शनल मोमेंट लगा रहे हैं, जी तो सर। आपको हर फ्लोर के ऊपर वो एम्पलीफाई करना है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। और नीचे ओके। टाइम हिस्ट्री वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। सो अब एक आखिरी क्वेश्चन आपका रह गया, और वो है कि व्हेन स्केलिंग ग्राउंड मोशन हाउ डू वी प्ले अराउंड इन सॉफ्टवेयर एंड हाउ डू वी मैच द स्पेक्ट्रम्स ऑफ बोथ कोड एंड सेलेक्टेड ग्राउंड मोशन। हाँ ना सर, ये सीधे वो तरीके से तो होता नहीं है, वो प्ले अराउंड ही करना होता है उसमें। ये तो जो है, ये तो आप मतलब अभी हमने इस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं है कि कैसे आपने मैचिंग करनी है। प्ले अराउंड इन ये सॉफ्टवेयर से आपकी क्या मुराद है कि स्केलिंग वही ना आपने सर, कैसे रिस्पॉन्स करनी है? स्पेक्ट्रम मैच करना होता है वो टाइम हिस्ट्री के साथ, और ला के कुछ इस तरह ट्रिक लगा के कुछ करना होता है आगे। नहीं नहीं, वो उसमें कोई ट्रिक नहीं है, वो सिंपली ये है कि आपके बिल्डिंग कोड का ये स्पेक्ट्रम है। बिल्डिंग कोड ये कह रहा है कि आपकी साइट पे एक ऐसा अर्थक्वेक आ सकता है जिसका स्पेक्ट्रम ये होगा, तो इसको कहते जी हैं टारगेट स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये मेरी साइट का स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। मैंने ग्राउंड मोशन एक डाउनलोड की फ्यूचर अर्थक्वेक के तौर पर, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, और उसका स्पेक्ट्रम बनाया, और वो ये आ गया। उसको स्पेक्ट्रम को जब इसके ऊपर रखा तो वो लेट से यूं बन गया। ठीक है। तो अब हमने, इसका मतलब है कि ये जो ग्राउंड मोशन डाउनलोड की है इसको मॉडिफाई करना है,
और स्केल करना है इस तरह के इसका जो स्पेक्ट्रम है वो मेरे टारगेट के साथ मैच कर जाए। तो इसमें दो अप्रोचेज हैं, ये उस टाइम पे डिटेल से देखेंगे। एक तो सिंपली कहलाती है स्केलिंग, वो ये कहती है कि आप इसके ऊपर एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर दें, और इसको कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये स्पेक्ट्रा सीधा सीधा उस कांस्टेंट जितना ऊपर हो जाएगा, सेम शेप रखेगा। सो लिहाजा आप पीजीए को पीजीए से मैच करवा दें, एक अप्रोच ये हो सकती है स्केलिंग में। एक ये हो सकती है कि इसका पीक नंबर और टारगेट का पीक नंबर मैच करवा दें, यानी इनकी रेशो ले लें और उस रेशो से पूरे अर्थक्वेक को मल्टीप्लाई कर दें, और जो नया अर्थक्वेक आएगा वो इस तरह का होगा कि अगर ये टारगेट है तो नया अर्थक्वेक की जो पीक है वो कम से कम पीक जो है वो एक ही नंबर पे होगी, बाकी टाइम पीरियड्स पे वो मैच करे या ना करे लेकिन पीक पे मैच कर रहा होगा। अगर पीजीए को पीजीए से मिला देते हैं तो फिर इन पीजीएस की रेशोज ले लेंगे। सो ये तो अप्रोच है स्केलिंग की। इसके बरक्स दूसरी अप्रोच है वो स्पेक्ट्रल मैचिंग कहलाती है, और स्पेक्ट्रल मैचिंग ये कहती है कि आप हर टाइम पीरियड के ऊपर इंश्योर करें कि आपकी अर्थक्वेक का स्पेक्ट्रा और टारगेट स्पेक्ट्रा बराबर हों। तो उस सूरत में अप्रोच ये है कि इसकी भी एक हिस्ट्री है, ये फिर उस वक्त डिस्कस करेंगे। अप्रोच ये है कि आप छोटी छोटी जो वेवलेट्स हैं वो इसमें ऐड करते हैं अर्थक्वेक में, और या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और हर दफ़ा फिर इसका स्पेक्ट्रा बना के कंपेयर करते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर करता है टारगेट स्पेक्ट्रम के साथ, और फिर इतनी दफ़ा मॉडिफाई करता है काफ़ी टाइम के बाद आपके पास फाइनल एक ऐसा मॉडिफाइड अर्थक्वेक आ जाता है जिसका स्पेक्ट्रम टारगेट के ऊपर बिल्कुल मैच कर रहा होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। सो आपके पास हर टाइम पीरियड के ऊपर एक तरह का मैचिंग आ गई, इसको स्पेक्ट्रल मैचिंग बोलते हैं। दोनों अप्रोचेस ठीक हैं, लेकिन इनके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ये जी सॉफ्टवेयर में कैसे करनी है ये फिर हम उस वक्त देखेंगे सही जब है। टॉपिक ठीक आए। ठीक नॉन ठीक लीनियर है। टाइम असल हिस्ट्री में तक सर अगर हम मैंने पहुंच जाएं तो फिर ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, असल में मैंने यही स्पेक्ट्रल मैचिंग की वो वीडियो एक देखी थी, तो वो बड़ा परेशान कर दिया था उसने, वो बार बार वो रीचेक्स और दोबारा इस तरह वो नहीं, असल में रीमॉडिफाई। उसमें उसमें एक शायद ये हो सकता है, और ये शायद उस वीडियो में भी हुआ हो, कि जब आप एक दफा रन करते हैं ना ये प्रोसेस, जी सर। इसमें वेवलेट्स ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, तो आपके पास परफेक्ट मैचिंग अचीव नहीं होती। जी यानी सर। आपके पास जो अर्थ को एक आएगा वो इस तरह, उसका स्पेक्ट्रा जो है वो इस तरह का होगा कि कुछ टाइम पीरियड्स पे शुरू में मैच करेगा, उसके बाद मैच नहीं करेगा। तो जी फिर सर। उस सूरत में अप्रोच ये होती है कि आप जो मॉडिफाइड अर्थक्वेक आ चुका होता है उसको फिर एक और सॉफ्टवेयर में से एक और फेरा लगवाते हैं, और अब बिल्कुल उस ठीक। नए फेरे में फिर जो टाइम पीरियड की रेंज देते हैं वो उस पॉइंट से आगे की देते हैं या उस रेंज की देते हैं जिसमें मैच नहीं हुआ होता। तो फिर वो चले जो सर, ये फिर वेवलेट्स उसी ऐड लेक्चर में करता है वो डिस्कस करेंगे। उस ठीक। टाइम पीरियड की वेवलेट्स ऐड करता है जो टाइम पीरियड मैच नहीं हो रहा होता, ताकि वो वाला हिस्सा भी मैच हो जाए। तो हो सकता है ठीक है 3-4 राउंड्स लगे आपको अच्छी मैचिंग, इस तरह की जो अच्छी मैचिंग है वो हासिल करते हुए। ये डिपेंड करता है ग्राउंड मोशन की टाइप के ऊपर भी और स्पेक्ट्रम की शेप के ऊपर भी। ई टैब्स के अंदर जो बिल्ट इन स्पेक्ट्रल मैचिंग का उसमें मॉड्यूल आया है वो बड़ा पावरफुल है। आमतौर पे सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर यूज होता था स्पेक्ट्रल मैचिंग के लिए वो आरएसपी मैच था, और वो उसी ओरिजिनल रिसर्चर ने बनाया था जिसने ये प्रपोज किया था मेथड, बेसिकली अब्राहमसन ने, और फिर उसके बाद हैनकॉक ने 2000, अब्राहमसन ने तो ये बहुत पहले शायद 1992 में प्रपोज किया था, फिर इसका ज़रा मॉडिफाइड सा वर्जन जो है वो हैनकॉक ने 2006 में दिया था। सो हैनकॉक ने जो है आरएसपी मैच का ज़्यादा बेहतर वर्जन एक बना लिया था, जो गालिबन जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी था। लेकिन उसके बाद अभी जो नए सॉफ्टवेयर आ गए, साइज्मोसॉफ्ट ने अपना एक सॉफ्टवेयर बना लिया है स्पेक्ट्रल मैचिंग के लिए, उसको वो कहते हैं साइज्मो मैच। आई थिंक आप वाकिफ होंगे इससे। जो साइज्मो सिग्नल वाली कंपनी है उन्होंने साइज्मो मैच के नाम से स्पेक्ट्रल मैचिंग के लिए अपना सॉफ्टवेयर बना लिया, जो कि बेसिकली ओरिजिनल आइडिया वही है, उसी का एल्गोरिदम यूज करता है, लेकिन बड़ा इजी है, यूजर फ्रेंडली है। लेकिन ई टैब्स के रिजल्ट्स को मैंने कंपेयर किया साइज्मो मैच के साथ। ई टैब्स का बड़ा पावरफुल है एल्गोरिदम, वो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी मैचिंग दे देता है। लेकिन ई टैब्स में स्टूडेंट्स मेरे बता रहे हैं कि गालबन उसमें ये फीचर है कि वो आपको एक दफ़ा जो मैच्ड ग्राउंड मोशन हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है, उसको दोबारा से एक्सपोर्ट करने की, बायर खुद से प्लॉट करने की इजाज़त नहीं देता।
वो उसके अंदर ही वो मॉडिफाइड ग्राउंड मोशन आपको नजर आती है। सो ये उसकी लिमिटेशन है, लेकिन साइज्मो मैच के अंदर तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं मॉडिफाइड ग्राउंड मोशन को और दोबारा से इंपोर्ट करके एक दफा मजीद रन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। और सो सर कुछ वो मेरे आई जो थिंक थीसिस स्टूडेंट्स भी हैं इस क्लास में, वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। अच्छा। सर वो जो बिल्कुल स्टार्ट में एक क्वेश्चन मैंने भेजा था आपको कि हमारे पास अक्सर इस तरह होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी बीम्स का क्वेश्चन था कि उनकी रिइंफोर्समेंट्स कनेक्टेड जी जी होती हैं। बिल्कुल, वो गालबन आपके आने से पहले हमने डिस्कस कर लिया था। चलें, उसका ठीक है आंसर सर। पर सिंपली ये है कि आप उस सूरत में फिर M3 हिंज नहीं देंगे। अगर आपको ये पता होगा कि आपकी जो सेकेंडरी बीम है वो इस तरीके से रीइंफोर्समेंट को एम्बेड करवा रही है मेन बीम में कि मोमेंट ट्रांसफर होगा, तो दूसरे मानों में फिर वो सेकेंडरी बीम की तरह एक्ट भी नहीं कर रही। फिर अगर वो मोमेंट ट्रांसफर कर रही है तो फिर तो वो एक तरह का खुद से एक मेन बीम की तरह ही एक्ट कर रही है। उस सूरत में फिर आप M3 रिलीज नहीं देंगे मॉडलिंग के अंदर। सर कॉमन प्रैक्टिस तो फिर यही है ना कि इसी तरह प्रोवाइड किया जाता है। हम जो भी फॉर्म वर्क्स वगैरह प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन का देखते ठीक हैं है, फिर उसमें उस तो सूरत में आप नहीं देंगे। अगर ठीक। डिटेलिंग इस तरह की है कि सेकेंडरी बीम से रीइंफोर्समेंट ठीक ठाक किस्म की निकल के प्राइमरी बीम में जा रही है और कोई कंसीडरेशन नहीं है इस बारे में कि मोमेंट को ट्रांसफर होने से रोका जाए, उस सूरत में फिर आप मॉडल के अंदर भी M3 रिलीज नहीं देंगे। सो हमारा ठीक है सर। पूरा जो जोर है वो इस बात पे होना चाहिए और हमारी कोशिश इस बात पे होनी चाहिए कि मॉडल जो है वो रियल केस के ज्यादा से ज्यादा क्लोज हो जाए, रिगार्डलेस के प्रैक्टिस क्या है या मॉडलिंग के लिए आपको क्या ऑप्शंस में। ये ऑप्शंस इसीलिए है ना ये सॉफ्टवेयर के अंदर कि आपके पास कस्टमाइजेबिलिटी है। ठीक है। और सर ये ऑर्थोगोनल इफेक्ट्स जो है ये यूज करते हैं लोड कॉम्बिनेशंस में इन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाता है या किसी और दोनों पॉइंट में पे? कर सकते हैं। मैंने ऐसे मॉडल्स भी देखे हैं, रिव्यू किए हैं, जिनमें उन्होंने लोड केस के लेवल पे अलग से एक लोड केस बनाया होता है, EQX प्लस 30% ऑफ EQY। और या ऐसे भी हैं जिनमें लोड कॉम्बिनेशंस में जाके जिधर भी आपका ई इस्तेमाल होना है वहां पे पहले ई को ये रखें और फिर एक और कॉम्बिनेशन बनाएं जिसमें ई को रखें EQY प्लस 30% ऑफ EQX। सो दोनों में यूज हो सकते हैं, केसेस में भी बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं। ओके एनालिसिस सर। जो रन होता है वो केस के लिए होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि हर केस के जो रिजल्ट्स हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएं, रिजल्ट्स कंबाइन हो जाएं। कॉम्बिनेशन में ये नहीं होता कि लोड को कंबाइन करके अप्लाई किया जाता है और F इज इक्वल टू के यू सॉल्व किया जाता है। F इज इक्वल टू के यू जो है वो केसेस के लिए सॉल्व किया जाता है। तो अब चूंकि ये लीनियर एनालिसिस है तो अगर आप फोर्स को डबल करेंगे तो रिस्पांस भी डबल हो जाएगा, सीधा सीधा इसमें रिलेशनशिप है। तो चाहे आप फोर्सेस को कंबाइन करके जमा लगा दें या अलग अलग लगा के रिस्पॉन्सेज को कंबाइन कर लें, एक ही बात है। हाँ, नॉन लीनियर एनालिसिस में ये सुपरपोजिशन नहीं चलेगी। उसमें जो है वो लोडिंग का जो ऑर्डर होता है एप्लीकेशन का वो मैटर करता है, ओके अनलाइक लीनियर केस। ओके सर। चलें फिर ये जो लोड कॉम्बिनेशंस की वीडियो बनाएंगे उसमें ये चीज़ भी फिर इनकॉर्पोरेट करनी है, ये ऑर्थोगोनल इफेक्ट्स वाली। तो मैं ठीक है, आपको मतलब इनकी लिस्ट भेज दूंगा ना उसमें। ठीक है। चले मैं आपको पता नहीं मैं आपकी फरमाइश पूरी कर सकूंगा या नहीं, मेरे टाइम पे डिपेंड करता है, जी लेकिन सर, अगर टाइम मेरे हो पास तब टाइम हुआ तो अपनी मैं जरूर। ईज पे करना है, ठीक है जी सर। बिल्कुल, मैं टाइम हुआ और ऑब्वियसली ये जो डिस्कशन है लोड कॉम्बिनेशन की, जी ये सर। थोड़ी सी चले आती भी है हमारी डोमेन में, लेकिन ऐसा भी है कि ये हमारी शायद कोर्स की डोमेन में उस तरह आती भी ना हो, बिकॉज ये जो कन्वेंशनल कोड बेस्ड डिज़ाइन है ये PBD के अंदर सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जी तो सर। लिहाजा मैं देखूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि ये कॉम्बिनेशंस पर भी कोई सेशन हो जाए। लेकिन अभी मेरा पूरा सर फोकस ये है कि हम किसी तरह कोड बेस्ड डिज़ाइन से निकल के आगे नॉन लीनियर मॉडलिंग वगैरह पे जाएं बिल्कुल सर। मैं अगले सर आने वाले 2-3 वीक्स ठीक में। है, मैं सर बिल्कुल भी नहीं कह रहा इतना डिटेल्ड उस पे हो, मैं ठीक है, सिर्फ कह मुझे रहा हूँ बस कि आप ये जो अपनी चीजें ये हैं मुझे बस ये याद करा दें, तो ठीक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर भी एक सेशन हो जाए। ठीक है सर। अभी आप सर मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए, थैंक यू वेरी मच। अभी ठीक है। दूसरों से पूछें क्वेश्चंस कोई हैं उनके अगर सो तो। बताइए जनाब, दूसरों के क्या क्वेश्चंस हैं? वो अभी तक अगर हमारा साथ दे रहे हैं तो पूछ सकते हैं अभी क्वेश्चंस। नो क्वेश्चन सर। नो क्वेश्चंस?
सो मेरा एक क्वेश्चन प्लीज फील फ्री, जी बिल्कुल बताइए। सर, ग्रुप्स का हम डिटेल्स में यूज कैसे और क्यों करते हैं? किसका यूज? ग्रुप्स का सर। अच्छा, ग्रुप्स का। क्योंकि उसमें वो ग्रुप्स का यूज ये है कि बाज कुछ ऐसे लोड केसेस होते हैं या ऐसे एनालिसिस प्रोसीजर्स हैं जो एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से कुछ प्रॉपर्टीज हासिल करते हैं। और इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल मैंने ये दी थी, और मेरे ख्याल में मैं सिर्फ इसी एग्जांपल को जानता हूँ, अनलेस के कोई और भी केसेस ऐसे निकल आए हैं, वो अभी मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस एनालिसिस है। कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस एनालिसिस जो है वो ई टैब्स में किया जा सकता है। इसमें जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें क्या होगा कि आप जो डेड लोड अप्लाई करेंगे या जो ग्रेविटी लोड सॉरी अप्लाई करेंगे, वो बिल्कुल उसी ऑर्डर में करेंगे जिस ऑर्डर में रियल स्ट्रक्चर के अंदर जो लोड अप्लाई हो रहा होता है। अब रियल स्ट्रक्चर के अंदर तो सारा का सारा जो डेड लोड है वो एक ही टाइम पर अप्लाई नहीं होता, जैसे कि F इज इक्वल टू के यू के अंदर एज्यूम किया जा रहा होता है कि जैसे सडनली सारा का सारा F आया और उससे सडनली सारा की सारी U प्रोड्यूस हो गई। असल में ऐसा नहीं होता। हाई राइज बिल्डिंग्स के केस में अगर आप देखें तो स्टोरी बाय स्टोरी लोड अप्लाई हो रहा होता है जैसे जैसे वो कंस्ट्रक्ट हो रही होती है। ठीक है। सो लिहाजा इस अब रियल केस में अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पे मैं F इज इक्वल टू के यू वाला एनालिसिस करता हूं एक 50 स्टोरी बिल्डिंग के लिए, और आप लेट से इस टॉप के पॉइंट को इसकी वर्टिकल जो डेड लोड की वजह से, ग्रेविटी लोड की वजह से जो इसकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन है वो जरा अगर एनालिसिस रन करें और नोट करें, और लेट से वो आ जाती है 5 सेंटीमीटर लेट से, तो क्या आपके ख्याल में वाकई अगर जो बिल्डिंग होगी रियल कंस्ट्रक्शन जब होगी तो वो 5 सेंटीमीटर जो है वो नीचे तक बनाई जाएगी? वो तो अपनी उसी हाइट तक बनाई जाएगी ना जहां तक के प्लान में या ओरिजिनल डिजाइन में प्रपोज किया गया। लेकिन आपके पास जो डिफ्लेक्शन आ रही है ग्रेविटी लोड की वजह से वो 5 सेंटीमीटर आ रही है इस F इज इक्वल टू के यू वाले एनालिसिस से। सो अब इसमें रियल में क्या हो रहा होता है? रियल में तो जो एक एक स्टोरी बनती जा रही है उससे थोड़ी थोड़ी डिफ्लेक्शंस आती जा रही हैं, वो जो बिल्डर्स हैं वो ऑलरेडी उसको बैलेंस आउट करते जा रहे हैं। ठीक है। जो भी वर्टिकल डिफ्लेक्शन हर स्टोरी के वेट की वजह से आ रही है वो उतना एडिशनल मटेरियल लगा के उसको बैलेंस कर देते हैं, उसी हाइट तक ले आते हैं जहां तक डिजाइन में होती है। तो रियल बिल्डिंग तो उसी हाइट तक बनेगी। एनालिसिस आपका बता रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर सेटल करेगी। सो ये तो बहुत बड़ी इनकम्पैटिबिलिटी है। सो रियल सिचुएशन को मिमिक करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ग्रेविटी लोड का नॉन लीनियर केस बना लें, जो कि आमतौर पे लीनियर केस होता है। नॉन लीनियर केस में क्या होता है कि जो लोड होता है वो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई होता है, जो स्टैटिक लोड होता है। इसीलिए तो नॉन लीनियर स्टैटिक प्रोसीजर को पुश ओवर एनालिसिस प्रोसीजर कहते हैं कि जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्डिंग को पुश करते हैं। लेकिन यहां पर वही काम वर्टिकल डायरेक्शन में बेसिकली हो रहा है। सो ग्रेविटी लोड का नॉन लीनियर लोड केस बना लेंगे आप इस केस में, जो कि कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस एनालिसिस होगा। अब इस केस में जो ग्रेविटी लोड है वो टोटल, पहले लेट से ग्रेविटी लोड को अगर मैं वाई एक्सिस पे रखूं, जैसे पहले बेस शियर को रखते थे, अब मैं लेट से ग्रेविटी लोड को वाई एक्सिस पे रख रहा हूं, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं कैपिटल जी से लेट से, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में शॉर्टनिंग हो रही है इसकी वजह से उसको मैं अब डेल्टा कह देता हूं। तो पहले आपने ये लेट से वैल्यू थी ग्रेविटी लोड की, जो मैक्सिमम वैल्यू है पूरे स्ट्रक्चर की, जो वेट है या ग्रेविटी लोड है, वो पहले आपने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया था एक ही सेकंड के अंदर, या एक ही यूं समझ लें स्टेप के अंदर। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, जब नॉन लीनियर लोड केस बनाएंगे तो उसमें आप स्टोरी बाय स्टोरी लोड को अप्लाई करेंगे स्टेप्स में, और बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रियल में कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं। सो आप यूं स्टेप्स के अंदर लोड को बढ़ाएंगे। ठीक है। और लेट से मिसाल के तौर पे आपके डेल्टा में जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह से वो इस तरह हो रहा है जी को बढ़ाने से। ठीक है। कि शुरू में आपका स्ट्रक्चर जो देखें, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनता जा रहा है उसकी के भी बदलती जा रही है ना,
सो लिहाजा आपके पास ये जितने इंक्रीमेंट्स हैं ग्रेविटी लोड में, ये बेसिकली रियल कंस्ट्रक्शन के बाद आते जा रहे हैं, जैसे जैसे एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट होते जा रहे हैं। तो ग्रुप्स के केस में ये होता है कि आप स्ट्रक्चर के कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। आप कहते हैं ये एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, इस तरह। और फिर आप सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि अभी ग्रुप 1 अप्लाई करो, फिर ग्रुप 2 करो, फिर ग्रुप 3 करो। यूं ग्रुप्स में आप जो डेड वेट या सेल्फ वेट या ग्रेविटी लोड जो बनता है वो अप्लाई करते हैं, और फिर स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट्स के अंदर ग्रेविटी लोड अप्लाई होता है। अब ये जो फाइनल डेल्टा आएगा आपके पास, ये इक्वल नहीं होगा 5 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये ज्यादा रियलिस्टिक होगा, ठीक है। ये आपका इंश्योर करेगा रियल जो केस है या सिनारियो है उसके साथ कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करेगा। सो आई होप कि आपको ये बड़ी लिमिटेड सी डिस्क्रिप्शन है, इससे आपको अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस एनालिसिस करने के काबिल हो गए, लेकिन कम से कम आपको अंदाजा हो गया कि ग्रुप्स का इस्तेमाल किधर हो सकता है। ठीक है सर। सो आई थिंक आपकी आवाज से लग रहा है कि आपको ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है आंसर से। नहीं सर, आइडिया हो गया, बाकी डिटेल तो फिर आगे आ जाएगी। ठीक है, इससे मुझे कंफर्म हो गया कि आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं। बहरहाल किसी और सर एक जी और सर ये क्वेश्चन आया दूसरा सर, जो हम ब्रेस्ड फ्रेम्स डिजाइन करते हैं क्विक लेटरल लोडिंग के अगेंस्ट, तो उसमें सर जो हम एलिमेंट मॉडल करेंगे डायगोनल एलिमेंट, उसे एज अ केबल मॉडल करेंगे या एज अ स्ट्रट मॉडल करेंगे? नहीं, उसको एज अ स्ट्रट मॉडल करेंगे। जो ब्रेस है वो स्ट्रट की तरह एक्ट करेगी। केबल एलिमेंट जो है वो सिर्फ टेंशन ले सकता है ना। केबल एक टेंशन ओनली एलिमेंट है बाय डेफिनेशन। सर ये कहीं बिल्डिंग में यूटिलाइज हो सकता है केबल एलिमेंट? केबल हाँ, प्री स्ट्रेस को शायद कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी अलग से एक टेंडन एलिमेंट आ गया हुआ है। जी सर। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रियल बिल्डिंग के अंदर कहीं पे केबल एलिमेंट टेंशन ओनली बिहेवियर कहाँ चाहिए होता है। अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा कि किधर ये यूज हो सकता है। ठीक है सर। और सर ये जो हम, एक तो ये था ना कि हमने इनफिल मैसनरी को एज अ स्ट्रट मॉडल किया, दूसरा ये है कि हम दरमियान में डैम्पर लगा के, यही डायगोनल हमारे पास स्ट्रट्स होते हैं फिजिकली, और उनमें दरमियान में सेंटर में हम डैम्पर लगा देते हैं दोनों डायरेक्शंस में, मतलब दोनों डायगोनल डायरेक्शंस में, और वो एनर्जी डिसिपेट करते हैं, एनर्जी डिसिपेट। तो उनकी मॉडलिंग में मतलब क्या हम पैरामीटर्स यूज करेंगे? जिस तरह हमने अभी इनफिल मैसनरी के केस में क्या किया कि फीमा हमें गाइड करता है कि आप इतनी लिमिट लगा दे कंप्रेशन पे, तो उसके बाद वो यील्ड कर जाए। डैम्पर के केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर में इनपुट जानी चाहिए वो तो उसकी इफेक्टिव डैम्पिंग रेशियो है, ठीक है। यानी कि वो कितनी जाई की वैल्यू में इजाफा दे रहा है हमें, उसकी अपनी जाई की वैल्यू किधर से आएगी। वो जो प्रॉपर्टी है वो देखें, डैम्पर्स जो होते हैं ये बड़ी स्पेसिफिक डिवाइसेस होती हैं। ये मोस्टली आप बनी बनाई खरीदते हैं, साइट के ऊपर नहीं बनाते। सो लिहाजा इनकी जो डेटा शीट्स इनके साथ आती हैं उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इनकी मॉडलिंग में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन आप खुद से डैम्पर भी बना सकते हैं। ट्यून मैस डैम्पर खुद से डिजाइन भी कर सकते हैं। ट्यून लिक्विड डैम्पर्स खुद से डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप उस डिजाइन के प्रोसेस से एक दफा गुजर जाएं तो फिर तो मॉडलिंग की क्या प्रॉपर्टी उसके अंदर यूज होनी चाहिए ये आपका कोई मसला ही नहीं रहेगा, बिकॉज वही प्रॉपर्टीज तो यूज करके आप डिजाइन करेंगे। आप मिसाल के तौर पे चाहते हैं कि मुझे 10% एडिशनल डैम्पिंग रेशो चाहिए, ठीक है, और इसके लिए मैंने डैम्पर लगाना है। तो ये 10% जो है आप डिजाइन ही उसको इस तरीके से करेंगे अगर खुद से बना रहे हैं कि जो आपको 10% डैम्पिंग रेशो दे। और अगर आप बना बनाया खरीद रहे हैं तो डेटा शीट में सारे नंबर्स होंगे। सो डैम्पर्स के लिए कोई एज सच आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, बिकॉज इनमें कोई टेस्टिंग नहीं करनी होती। जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं वही सारी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह बेस शेयर है, सो जो मिसाल के तौर पर बड़ी कॉमन बेस शेयर के लिए यूज होती है लेड कोर रबर बीयरिंग।
अब ये जो लेड कोर रबर बीयरिंग है, ये बीयरिंग की एक ऐसी टाइप है जिसमें बीच में कोर होती है, ठीक है, और वो कोर जो है वो वर्टिकली बड़ी स्टिफ होती है ताकि लोड रेजिस्ट हो सके, और रबर की वजह से लेटरल डायरेक्शन में स्टिफनेस बड़ी लो होती है ताकि इफेक्टिवली आइसोलेट हो सके सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। तो अब ये जो भी आप खरीदेंगे ये बीयरिंग्स, उनके डेटा शीट में ये प्रॉपर्टीज होंगी सारी। ओके सर, समझ आ गया। सो एनी फर्दर क्वेश्चंस? कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है? अभी टाइम हो गया है, ऑलरेडी हम एक्सीड कर गए हैं टाइम से। यस यस सो क्लियर आई सर, थिंक ठीक है सर, थैंक यू सर। ये सेशन एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक से पहले कोई वीडियो भी अपलोड कर दूं जो आपके मेन कोर्स में जो कंटेंट है उसको कवर कर रही हो। सो मीनवाइल दोबारा अगर क्वेश्चन होते हैं तो उसी तरह व्हाट्सएप पे मुझे ग्रुप में शेयर कर दें और नेक्स्ट वीक में फिर मैं आंसर कर दूंगा उनके। सो थैंक यू।